हेलो एवरीवन, आज का रिवीजन है इकोनॉमी के अगली यूनिट 3 का। अभी तक 1 यूनिट, 2 यूनिट और चौथी यूनिट का रिवीजन हो चुका है। अब है आज की यूनिट लोक वित्त। लोक वित्त सार्वजनिक धन की प्राप्तियों और भुगतान से संबंधित एक अवधारणा है। लोक वित्त का संबंध सरकार के वित्तीय प्रबंधन, आय, खर्च और आर्थिक नीतियों से है। इसमें सरकार द्वारा किए जाने वाले सभी वित्तीय कार्यों जैसे सरकारी खर्च, कराधान, ऋण और बजट इत्यादि का अध्ययन किया जाता है। तो लोक वित्त का एक भाग है, यानी लोक वित्त का अर्थ है। फिर इसमें फिस्कल एक लैटिन भाषा शब्द है जिसका अर्थ सरकार अथवा खजाना होता है, यानी लोक वित्त यानी सरकार का खजाना। इसमें सरकार की आय, व्यय, ऋण के मापदंडों से संबंधित होता है। अब है राजकोषीय नीति मूलतः केन्जियन अर्थशास्त्री सिद्धांतों पर आधारित है। तो राजकोषीय नीति केन्जियन अर्थशास्त्री सिद्धांतों पर आधारित है। इसके अनुसार आर्थिक गतिविधियों में उछाल और मंदी को कम करने के लिए राज्य का हस्तक्षेप आवश्यक है तथा सरकारी हस्तक्षेप से अर्थव्यवस्था स्थिर हो सकती है। तो जब अर्थव्यवस्था मंदी होती है या मुद्रास्फीति होती है तो सरकार हस्तक्षेप करके उसे नियंत्रित करती है। अब है राजकोषीय नीतियों के उद्देश्य। तो राजकोषीय जो नीतियां हैं तो आर्थिक समृद्धि की उच्च दर प्राप्त करना, आर्थिक नीति का उद्देश्य और अर्थव्यवस्था की यानी अर्थव्यवस्था को अच्छी उच्च स्तर पर पहुंचाना, तो उच्च दर प्राप्त करना, मूल्य को स्थिर करना और असमानता को कम करना, तो राजकोषीय नीतियों के उद्देश्य हैं। फिर है आर्थिक समृद्धि कैसे। तो उपभोग को नियंत्रित करके आय मतलब आर्थिक समृद्धि कैसे हो सकती है, तो उपभोग जो है उसको नियंत्रित करके आय से बचत के अनुपात में वृद्धि करना। आय जो हो आपको मिल रही है उसमें बचत करके और वृद्धि करेंगे, और उस जो आय बचत करेंगे उसका निवेश दर में वृद्धि करेंगे, निवेश करेंगे। उत्पादन खर्चों में उत्पादक क्षेत्र में खर्च का प्रवाह प्रोत्साहित करना, जो उत्पादन करने वाले जो क्षेत्र हैं उनमें खर्च ज़्यादा करेंगे तो और उत्पादन होगा। मूल्य स्थिरता कैसे, तो कराधान के द्वारा। सार्वजनिक व्यय यानी मूल्य को स्थिर कैसे करेंगे, तो कर देकर कराधान द्वारा। सार्वजनिक व्यय यानी जनता के लिए व्यय करके, और अवसंरचनात्मक विकास करके, रोजगार के अवसर देकर, तो मूल्य स्थिर रहेगा। फिर असमानता की कमी कैसे, तो प्रगामी कर लगाकर, प्रगामी कर कई प्रकार के होते हैं ना, तो प्रगामी कर निर्धन वर्ग और मध्यम वर्ग पर कम कर अथवा कर नहीं लगाना, तो असमानता कम होगी इससे। विलासिता की वस्तुओं पर अधिक कर और दैनिक उपभोग की वस्तुओं पर न्यूनतम कर, और सार्वजनिक व्यय को तर्कसंगत एवं पारदर्शी बनाना। फिर अन्य उद्देश्य क्या है, तो अन्य उद्देश्य है सामाजिक रूप से आवश्यक विकास के लिए अतिरिक्त संसाधन जुटाना, यानी समाज के लिए जो आवश्यक है वो संसाधन जुटाना। आर्थिक प्राप्त करना और बनाए रखना, अर्थव्यवस्था की विकास दर को बनाए रखना। भुगतान संतुलन बनाए रखना, ये भुगतान संतुलन होता है जो विदेश से पैसा आता है और अपन का जाता है, तो उसमें संतुलन बनाए रखना। आय और संपत्ति की असमानता को कम करना। अब है लचीली या विस्तारवादी राजकोषीय नीति। वह राजकोषीय नीति जो सरकारी व्यय में वृद्धि करके माध्यम से समग्र मांग को सीधी बढ़ाती है, विस्तारवादी कहलाती है, यानी सरकार के व्यय को बढ़ाती है, यानी सरकार ज़्यादा खर्च करती है तो वह विस्तारवादी नीति कहलाती है। इसका उद्देश्य बेरोजगारी को कम करना है और इसके परिणाम स्वरूप बेहतर सकल घरेलू उत्पाद प्राप्त होता है। यह नीति सामान्यतः मंदी के दौरान आर्थिक गतिविधियों के स्तर को बढ़ाने के लिए अपनाई। जब मंदी चल रही होती है तो सरकार अधिक पैसा खर्च करके जनता को रोजगार देती है और सकल घरेलू उत्पाद अच्छे से मतलब और अर्थव्यवस्था पटरी पर आ जाती है। अब है कठोर या संकुचनकारी राजकोषीय नीति। तो कठोर
कठोर संकुचनकारी नीति है वह राजकोषीय नीति जो कम व्यय के माध्यम से यह कम करती है और संकुचनकारी कहलाती है। राजकोषीय नीति जो कम व्यय करती है यानी सरकार को खर्च को कम करती है तो संकुचनकारी कहलाती है। संकुचनकारी राजकोषीय नीति का उद्देश्य मुद्रास्फीति को कम करना है। पर पैसा ज़्यादा हो गया है जब मार्केट में तो उसको कम करना होता है। यह नीति सामान्यतः मुद्रास्फीति के समय अतिरिक्त मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करने के लिए अपनाई जाती है। अब है तटस्थ राजकोषीय नीति। तटस्थ राजकोषीय नीति से तात्पर्य ऐसी रणनीति से है जिसके तहत सरकार का बजट जो है आर्थिक विकास को ना तो प्रोत्साहित करने के लिए बनाया जाता है और ना ही उसे रोकने के लिए। तो तटस्थ ना तो मतलब सरकार कोई बजट को आर्थिक रूप से विकास को ना तो प्रोत्साहित करेगी और ना ही उसे रोकेगी। तो तटस्थ राजकोषीय नीति का उद्देश्य अर्थव्यवस्था में यथास्थिति को बनाए रखना है। यह नीति सामान्यतः तब अपनाई जाती है जब अर्थव्यवस्था संतुलन में होती है। फिर राजकोषीय नीति का एक महत्वपूर्ण घटक सरकारी बजट है। यानी बजट का राजकोषीय नीति के महत्वपूर्ण घटक कौन कौन से हैं, यानी उस नीति में क्या क्या काम करते हैं। तो बजट है, भारत में बजट का इतिहास पढ़ेंगे, बजट का महत्व, बजट के प्रकार, बजट के घटक, 2025 के बजट की विशेषताएं, निष्कर्ष, ये सारी हैं। फिर बुल्गा है, बाउगेट और बोजेट, यानी इन बजट को इन सब नामों से जाना जाता है। तो भारतीय संविधान में कहीं भी बजट शब्द का उल्लेख नहीं है। अनुच्छेद 112 में बजटीय वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख है। ठीक है, तो बजट का संविधान में उल्लेख नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण का वो है, शब्द का उल्लेख किया गया है, बजट का नहीं है। लेकिन बजट का मतलब है सरकार के आय और व्यय के संबंधित जो खर्च होते हैं उनसे संबंधित में है बजट का। सरकार के आय एवं व्यय के वितरण का एक दस्तावेज है। सरकार के 3 वर्षों के आय व्यय का लेखा जोखा होता है। पिछले साल सरकार की आय व्यय कितनी थी और वर्तमान वर्ष में कितनी है और अगले साल आय व्यय कितनी होने की उम्मीद है, ये उसमें होता है। भारत में बजट का इतिहास। तो भारत में पहला बजट ईस्ट इंडिया कंपनी के जेम्स विल्सन द्वारा 18 फरवरी 1860 को पेश किया गया। भारतीय बजट व्यवस्था के जनक जेम्स विल्सन हैं। 1860 में पहली बार भारत में पेश किया गया और फिर जेम्स विल्सन इसके जनक हैं। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलने वाले, यानी 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है, तो चलने वाले वित्त वर्ष की शुरुआत 1867 में हुई। तो शुरुआत 67 में हुई वित्त वर्ष की शुरुआत, और पहले वित्त वर्ष 1 मई से 30 अप्रैल तक चला। तो मई से मतलब जो मतलब पूरा खर्चा का लेखा जोखा होता है, तो मई से ले 1 साल की मई आई और दूसरे साल के अप्रैल तक चलता है, यानी पूरे 1 साल के लिए चलता है इसका बजट। अब है स्वतंत्र भारत का पहला बजट 26 नवंबर 1947 को वित्त मंत्री R.K. षष्ठमुख चटर्जी द्वारा पेश किया गया। ठीक है, और गणतंत्र भारत का पहला बजट 28 फरवरी 1950 को जॉन मैथाई द्वारा पेश किया। जब गणतंत्र भारत का जो है ये स्वतंत्रता के बाद पहला षष्ठमुख चेट्टी द्वारा, लेकिन जब भारत का संविधान लागू हुआ तो 1950 को जॉन मैथाई ने पेश किया था। 1924 में एक वर्थ समिति यानी रेल बजट आम बजट से अलग कर दिया गया। रेल का बजट अलग आएगा और आम बजट यानी सरकार के बाकी खर्च अलग होंगे। 2017 में रेल बजट फिर से आम बजट में सम्मिलित कर दिया गया। अब है बजट पेश करने वाले पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू 1958 से 1959 तक थे। तो पहले जवाहरलाल नेहरू थे, और फिर 1955 से 1956 में बजट दस्तावेज हिंदी में भी प्रकाशित हुआ, मतलब हिंदी में भी आने लगा बजट। हालिया बजट को प्रस्तुत करने के साथ ही निर्मला सीतारमण देश की ऐसी वित्त मंत्री बनी जिसने सबसे ज़्यादा 7 बार बजट प्रस्तुत किया। तो निर्मला सीतारमण सबसे ज़्यादा बजट पेश करने वाली महिला बनी। निर्मला सीतारमण के बाद मोरारजी देसाई जिन्होंने 6 बार बजट प्रस्तुत किया है।
अब बजट कितने होते हैं, तो आम बजट, निष्पादन बजट, जीरो बेस बजट, आउटकम बजट, जेंडर बजट। आम बजट यानी आय व्यय का लेखा जोखा होता है। इसका उद्देश्य सरकारी खर्चों पर नियंत्रण करना तथा विकास कार्यों को गति प्रदान करना है। तो सरकारी खर्च को बताता है आम बजट। फिर निष्पादन बजट, तो वरीयता के आधार पर संसाधनों का वितरण करना लक्ष्योन्मुखी बजट कहलाता है। अर्थात सरकार जिन कार्यों को पूरा करना चाहती है उस पर आधारित बजट है। फिर जेंडर बजट यानी महिला अधिकारिता और महिला शक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए जो ये प्रोग्राम चलाए जाते हैं उनके ऊपर बजट, जेंडर बजट। फिर है जीरो बेस बजट यानी परिणाम उन्मुखी के साथ लक्ष्य उन्मुखी भी हो। तो बजट में गत वर्षों के व्यय संबंधी आंकड़ों को कोई महत्व नहीं दिया, यानी पिछले वर्ष जो व्यय के आंकड़े थे उनका कोई महत्व नहीं है, शुरू मास से बनाया जाएगा। इस आधार पर कि अगली अवधि के लिए बजट शून्य है और जब तक कि प्रत्येक रुपए की मांग का किसी भी कार्य अथवा परियोजना के साथ औचित्य नहीं दिया जाता, तो अगर पिछली का ध्यान नहीं रखा जाता, इसमें आगे के लिए देखा जाता है कि एक एक रुपए का क्या महत्व है और परियोजना में कितना लगना है। फिर है आउटकम बजट, सरकार के मंत्रालयों विभागों में कितना कार्य हुआ और सभी का ब्यौरा दिया जाता है। तो आउटकम बजट से सरकार की जवाबदेही तय होती है। फिर है वित्त मंत्रालय बजट किसके द्वारा तैयार किया जाता है, तो वित्त मंत्रालय के द्वारा, और इसमें आर्थिक मामलों का विभाग यानी बजट विभाग काम करता है। और दिसंबर आते ही बजट की पहली ड्राफ्ट कॉपी को वित्त मंत्री के सामने रखा जाता है। ड्राफ्ट कॉपी पर पेपर नीले रंग का होता है। ड्राफ्ट कॉपी का जो पेपर होता है वो नीले रंग का होता है। दरअसल ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि काली स्याही लाइट नीले रंग के पेपर पर ज़्यादा ठीक से दिखती है, इसीलिए इस तरह का होता है। फिर हलवे की रस्म होती है एक, इसमें क्या है, हलवा समारोह का आयोजन बजट तैयार करने में शामिल अधिकारियों को लॉक इन प्रक्रिया से पहले किया जाता है, यानी जो अधिकारी बजट तैयार करते हैं उन्हें लॉक कर दिया जाता है हलवे की रस्मों के बाद। भारत सरकार के खाते अनुच्छेद 266 भारत और राज्यों के सचिव निधियों और लोकलेख होते हैं। तो ये भारत के खाते होते हैं। भारत सरकार के खाते कौन कौन से, भारत राज्य सरकार के सचिव, राज्य सरकार भारत के और राज्य हैं उनकी भी संचित निधियां होती हैं, और लोक लेखा खाते भी होते हैं, अनुच्छेद 266 में है। अनुच्छेद 266 एक, भारत सरकार द्वारा लिए गए सभी उधार। तो लोक लेखा खाते में क्या होता है, संचित निधियों में जो है और लोक लेखा का, तो इसमें भारत सरकार द्वारा जो भी उधार लिए जाते हैं, ऋण और ऋण पर प्राप्त होने वाले ब्याज, यानी जो ऋण प्राप्त हो रहे हैं सभी उधार, यानी जो सभी उधार लिए हैं उसके बाद जो ऋण दिए थे उन ऋण पर प्राप्त होने वाले ब्याज तथा सरकार द्वारा वसूला जाने वाला राजस्व कर संचित निधि का भाग है। तो संचित निधि में क्या कहा है, तो सरकार जो उधार लेती है बाहर विदेशों से और जो लोन दे रही होती है तो उस लोन का जो ब्याज मिलता है वो, और सरकार द्वारा वसूले जाने वाला जो टैक्स है वो संचित निधि का भाग है। भारत सरकार संसद की अनुमति के बिना संचित निधि से कोई धन नहीं निकाल सकती। अनुच्छेद 266(2) कहता है कि भारत सरकार तथा प्रत्येक राज्य की सरकार के लिए अलग अलग लोक लेखा होती हैं। भारत सरकार द्वारा प्राप्त ऐसा सार्वजनिक धन जो संचित निधि का भाग नहीं है लोक लेखा में जमा होते हैं, यानी जो संचित निधि का भाग नहीं होता है वो लोक लेखा में जमा होता है। अनुच्छेद 66(2) में भारत के अन्य सभी सार्वजनिक धन का शब्द का प्रयोग जिसका अर्थ है संचित निधि में जमा होने वाला धन शामिल नहीं है, यानी अन्य जो शब्द लगाए गए कि संचित निधि का भाग नहीं है, जैसे जनता की जमाएं होती हैं जो, वो सारे धन लोक लेखा में होगा। फिर तो संचित निधि में जमा नहीं होते तो वह ना होने वाला धन है लोक लेखा। फिर सार्वजनिक धन से क्या शामिल है, यानी सार्वजनिक धन में क्या शामिल है, तो सार्वजनिक धन में भविष्य की निधि जमाएं जो भविष्य के लिए लोग जमा कर देते हैं, न्यायिक जमाएं, न्यायालय में जो
टैक्स लगते हैं लोगों पर, जुर्माने। फिर बचत जमा यानी पोस्ट ऑफिस की बचत जमाएं होती हैं, बैंक में जो बचत की जमा FD बना के रखते हैं बचत, और विभागीय जमा होते हैं। लोक लेखा में जमा धन को निकालने के लिए संसद की अनुमति आवश्यक नहीं है, क्योंकि वो जनता का पैसा है और बैंक को या किसी संस्था को जनता का देती है तो जनता को लौटाना पड़ेगा, तो इसमें संसद की आवश्यकता नहीं है। दूसरे शब्दों में इस खाते में जमा धन को कार्यपालिकीय प्रक्रिया द्वारा विनियमित, अर्थात यह धन सरकार के अधीन है, ये सरकार के अधीन है लोक लेखा वाला। अनुच्छेद 267 केंद्र और प्रत्येक राज्य के लिए अलग अलग आकस्मिकता निधि की स्थापना का प्रावधान करता है। तो अनुच्छेद 267 आकस्मिकता निधि यानी संसद द्वारा भारत की आकस्मिक निधि का गठन वर्ष 1900, इसका गठन क्या है आकस्मिक निधि का 1950 में भारत की आकस्मिक निधि अधिनियम 1950 के माध्यम से किया गया था। यह ऐसी निधि में जिसमें समय समय पर भारत सरकार द्वारा धन जमा किया जाता है, अर्थात एक प्रकार से भारत सरकार का बचत खाता होता है। दरअसल संचित निधि से धन निकालने के लिए केंद्र सरकार को संसद की अनुमति लेनी होती है। मतलब संचित निधि से तो धन निकालने के लिए सरकार की अनुमति लेनी होगी संसद से, लेकिन संसद द्वारा अनुमति देने की प्रक्रिया का पालन करने में समय लगता है। किंतु कई बार ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है कि भारत सरकार को अचानक से कुछ धन की आवश्यकता हो जाती है। ऐसे में संसद की अनुमति की प्रतीक्षा करना कठिन होता है। इन स्थिति से निपटने के लिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 267 में आकस्मिक निधि की व्यवस्था है। आकस्मिक निधि संसद के बजाय भारत सरकार के अधीन होती है। भारत सरकार इस निधि से कभी भी धन निकाल सकती है, हालांकि इसे राष्ट्रपति की औपचारिकता पूरी करनी होती है। अब है बजट पारित करने की प्रक्रिया। तो बजट पारित करने की प्रक्रिया में अनुच्छेद 112 में बजट की जगह वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द का उल्लेख है, यानी सरकार के आय व्यय के बारे में विवरण। बजट में क्या होता है कि अनुमानित व्ययों को व्यय जो करना है व्यय को दो भागों में रखा जाता है। संचित निधि पर भारत व्यय यानी संसद में केवल चर्चा हो सकती है किंतु मतदान नहीं। तो दो प्रकार के व्यय होते हैं, जैसे किसी संस्थान की सैलरी वगैरह है तो संचित निधि पर भारत व्यय होंगे, यानी उनको देना ही पड़ेगा, उन पर चर्चा होगी, मतदान नहीं होगा। लेकिन संचित निधि से किए जाने व्यय यानी उन पर चर्चा भी होती है और मतदान दोनों हो सकते हैं। अब है राज्यसभा के सभापति। तो इसमें है राज्यसभा के सभापति यानी जो भारत व्यय होते हैं, तो सभापति, उपसभापति, लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ते, भारत के नियंत्रण महालेखा परीक्षक और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन भत्ते, पेंशन और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के केवल पेंशन। मतलब उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं जो उच्चतम न्यायालय के, तो उनके न्यायाधीशों के पेंशन और वेतन दोनों, लेकिन उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनकी केवल पेंशन, क्योंकि सैलरी तो राज्य सरकार देगी। संघ लोक सेवा आयोग के आयोग होता है जो उसकी पूरी वेतन भत्ते। तो भारत सरकार के, और इसमें क्या होता है भारत सरकार के ऋण और उस पर ब्याज, जो भारत सरकार ने का ऋण होता है उस पर जो ब्याज होता है वो सब भारत होता है, यानी भारत सरकार ने जो किसी से लोन लिया है तो उसको चुकाना भी तो पड़ेगा, तो वो इस पर भारत होता है, इस पर सिर्फ केवल चर्चा होती है। फिर है संचित निधि पर भारत व्ययों के संबंध में संसद में चर्चा की जा सकती है किंतु मतदान नहीं किया जा सकता। भारत सरकार द्वारा आगामी वित्त वर्ष में जो भी खर्च किए जाने हैं उनकी लोकसभा में अनुदान की मांग के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। अब जो भी खर्च करना है उन्हें तो अनुदान की मांग के रूप में मांगेंगे, अर्थात भारत की संचित निधि पर भारत खर्च को छोड़कर अन्य सभी खर्च जो अगले वित्त वर्ष में भारत सरकार द्वारा किए जाने हैं उसे अनुदान की मांग
कहते हैं। तो वो सारा संचित निधि के से निकलेगा धन। हालांकि सभी प्रकार की अनुदान की मांगों पर चर्चा संसद के दोनों सदनों में होती है, किंतु अनुदान की मांग में कटौती करने, उसमें वृद्धि करने अथवा उसे खारिज करने की शक्ति केवल लोकसभा में होती है। तो चर्चा सब पर होती है, दोनों सदनों में होती है, लेकिन कटौती करने का काम सिर्फ लोकसभा ही करती है। बजट में धन की मांग अनुदान की मांग के रूप में होती है, यानी धन जब मांगते हैं तो अनुदान की तरह मांगते हैं। अनुदान की मांग प्रस्तुत करने में पूर्व राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक है, यानी मांग प्रस्तुत करने से पहले ही राष्ट्रपति की अनुमति ले लेनी होती है सरकार को। अब है विनियोग विधेयक, अनुच्छेद 114 में है ये। विनियोग विधेयक में है कि भारत की संचित निधि पर भारत व्यय और भारत की संचित निधि से किए जाने वाले व्यय, जिन्हें अनुदान की मांग के रूप में लोकसभा के समक्ष रखा जाता है, दोनों को मिलाकर एक रूप दे दिया जाता है, जिसे विनियोग विधेयक यानी एक विधेयक का रूप दे देते हैं दस्तावेज को और प्रस्तुत करते हैं। अब विनियोग विधेयक में अनुदान की उन मांगों को ही सम्मिलित किया जाता है जिन मांगों को लोकसभा स्वीकार या संशोधित रूप में पहले से स्वीकार कर, यानी बजट के समय उसे स्वीकार कर लिया था। तो विनियोग में वही सब बातें होती हैं। जब तक विनियोग विधेयक पारित नहीं किया जाता तब तक भारत की संचित निधि से केंद्र सरकार धन नहीं निकाल सकती। दूसरे शब्दों में, यदि केंद्र सरकार को भारत की संचित निधि में कोई धन निकालना है तो उसके लिए लोकसभा में विनियोग विधेयक को पारित करवाना अनिवार्य है। धन निकालने के लिए यानी विनियोग विधेयक पारित होना चाहिए। विनियोग विधेयक में किसी प्रकार का कोई संशोधन नहीं किया जा सकता है, क्योंकि भारत की संचित निधि पर भारत व्यय में तो किसी प्रकार की कटौती कर ही नहीं सकते, तो क्या करेंगे। और संचित निधि में खर्च के लिए वही मांगें रखी जाती हैं जो पहले से ही संसद स्वीकार कर चुकी होती है, तो निर्णय ले चुकी होती है, तो उस पर विवाद की कोई बात ही नहीं होती है, चर्चा कर सकते हैं। अतः अनुच्छेद 114 स्पष्ट रूप से यह प्रावधान करता है कि विनियोग विधेयक में किसी प्रकार का कोई संशोधन नहीं किया जा सकता। इसका एक अन्य अर्थ यह है कि अब विनियोग विधेयक लोकसभा में मतदान के लिए रखा जाता है, जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं हो सकता। जब विनियोग विधेयक पारित हो जाता है तो विधेयक के प्रावधानों के अनुसार केंद्र सरकार को अगले वित्त वर्ष के खर्च के लिए निर्धारित राशि प्राप्त हो जाती है कि अगले वित्त वर्ष में सरकार कितना खर्च करेगी। अब संसद द्वारा अनुदान की मांग पारित विनियोग विधेयक अनुच्छेद 144 में है, 114 में है। अब विनियोग विधेयक में किसी प्रकार का संशोधन नहीं होता, यही बात लिखी गई है। बजट के संबंध में राज्यसभा की शक्तियाँ, तो राज्यसभा को बजट के संबंध में विशेष शक्ति नहीं है, किंतु विनियोग विधेयक को संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किया जाना अनिवार्य है। विनियोग विधेयक लोकसभा में बजट प्रस्तावों और अनुदान की मांगों पर चर्चा के बाद पेश होता है, लोकसभा में बजट के बाद होता है राज्यसभा में। विभिन्न प्रकार के कटौती प्रस्ताव, तो कटौती प्रस्ताव ही होते हैं, जैसे मतदान से पहले लोकसभा बजट के विवरणों पर चर्चा करती है और अनुदान की किसी भी मांग को कम करने के लिए प्रस्ताव रख सकती है। ऐसे प्रस्ताव को कटौती प्रस्ताव कहते हैं। इसके अंतर्गत बजट में मंत्रालय के लिए प्रस्तावित अनुदान को घटाकर 1 रुपये करने की मांग भी की जाती है कि पैसा नहीं देना है, 1 रुपये में ही सरकार चलाएं। और जब सरकार ऐसा करती है तो यदि उसको पारित करवा देते हैं विपक्ष तो सरकार गिर जाती है। आर्थिक कटौती प्रस्ताव, यानी प्रस्ताव अनुदान की रकम को कम करने के लिए आर्थिक कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है। आर्थिक कटौती प्रस्ताव वास्तविक व्यय से प्रभावित होने वाली अर्थव्यवस्था का प्रतिनिधित्व करता है, यानी अर्थव्यवस्था जो है उसमें जो व्यय हो रहा है उसमें जो कटौती करने की बात करती है। इस प्रस्ताव के अंदर मांग की राशि को एक निर्दिष्ट राशि यानी थोड़ी निश्चित राशि जो होती है उसको कम किए जाने की मांग की जाती है, यानी अर्थव्यवस्था के संबंध में ये सही होता है। और टोकन कटौती प्रस्ताव, यह एक प्रतीकात्मक प्रस्ताव है, यानी प्रस्तावित बजट में किसी अनुदान की मांग का विरोध नहीं बल्कि
केंद्र सरकार की कार्यशैली पर संकेत या असंतोष व्यक्त करने के लिए किया जाता है। तो इसमें सिर्फ 100 रुपये ही काटे जाते हैं, तो कटौती प्रस्ताव कहलाता है। तो यानी मंत्रालयों के काम की निंदा करने या नाराजगी व्यक्त करने के लिए होता है। नोट: लोकसभा द्वारा कटौती प्रस्ताव पर पारित होना सरकार की संसदीय विश्वास की कमी को दर्शाता है। यदि पारित हो जाता है तो सरकार की निंदा मानी जाती है और सरकार को त्यागपत्र देना पड़ता है। तो सरकार बहुमत में होती है, इसीलिए सरकार को कोई कटौती प्रस्ताव पारित नहीं हो पाता है। अब है अनुदान की मांग पर चर्चा और मतदान के लिए अंतिम दिन। लोकसभा के अध्यक्ष सभी शेष मांगों को मतदान के लिए रखते हैं और चाहे उन सदस्यों द्वारा चर्चा की गई हो या नहीं। तो बजट पारित होने का भी एक समय होता है, तो लोकसभा सभी विषयों पर बातचीत हो जाती है और जब बातचीत नहीं भी हो पाती तो अंतिम दिन स्पीकर क्या करते हैं, सब पर मतदान करवा देते हैं, चाहे चर्चा हुई हो या नहीं हुई। तो जिस पर चर्चा नहीं हो पाती सीधा मतदान होता है, ग्लोटिन कहा जाता है उसे। यदि केंद्र सरकार पूरे वर्ष के स्थान पर कुछ ही महीने के लिए संसद से जरूरी खर्च हेतु अनुमति प्राप्त करनी होती है तो उस स्थिति में सरकार लेखानुदान पेश कर सकती है। लेखानुदान में सिर्फ सीमित अवधि के लिए सरकार की जरूरी खर्च के लिए संसद से मंजूरी ली जाती है। लेखानुदान में क्या है, सीमित समय के लिए मंजूरी ली जाती है। बजट पर समांतर चर्चा समाप्त होने के बाद लेखानुदान पारित या स्वीकृत किया जाता है। अब है भारत में संसदीय परंपराओं के अनुसार लेखा अनुदान आमतौर पर 2 महीने के लिए स्वीकृत किया जाता है, जो बजट के कुल अनुमान का 1/6 भाग होता है। यानी जब बजट पास नहीं हो पाता तो 6 महीने के लिए दिया जाता है। चुनाव वर्ष में जब लोकसभा को भंग किया जाना है या नई लोकसभा का गठन किया जाना है तो लेखा अनुदान लगभग 3 से 5 महीने की अवधि के लिए 3 से 5 महीने के लिए अवधि के लिए लिया जा सकता है। जब लोकसभा यानी सरकार नई गठित होनी है, लोकसभा का चुनाव होना है, तब लेखा अनुदान 3 से 5 अवधि के लिए लिया जा सकता है। अंतिम बजट में केंद्र सरकार खर्च के अलावा राजस्व का भी ब्यौरा पेश करते हैं कि राजस्व से कितना प्राप्त हुआ। जिस वर्ष लोकसभा चुनाव होता है उस वर्ष सरकार अंतरिम बजट पेश करती है। यह एक अस्थायी है जो सरकार को वर्ष के एक हिस्से के लिए अपने व्यय को पूरा करने की अनुमति देती है। चुनाव के बाद बनने वाली सरकार पूर्ण बजट पेश करती है और चुनाव के बाद जब चुनाव हो जाता है तो नई सरकार पूर्ण बजट पेश करती है। प्रत्यय अनुदान किसी आकस्मिक खर्च के लिए सरकार को धन प्रदान करना प्रत्यय अनुदान है। फिर अपवाद अनुदान कई बार ऐसा खर्च जिसका बजट में उल्लेख ना हो किंतु बाद में परिस्थितिवश सरकार को खर्च करना पड़े तो उसे अपवाद अनुदान कहते हैं। फिर अधिक अनुदान जब किसी सेवा पर किसी वित्त वर्ष के दौरान बजट में उस सेवा के लिए स्वीकृत राशि से अधिक धन की राशि व्यय हो जाए, यानी जितनी तय हुई थी उससे अधिक व्यय हो जाए तो अधिक अनुदान मांग लेंगे। अधिक अनुदान की मांग को लोकसभा में प्रस्तुत करने से पहले संसद की लोक लेखा समिति द्वारा अनुमोदित किया जाना अनिवार्य है। लोक लेखा समिति से अनुमोदन लेना होगा। फिर राजस्व प्राप्तियां यानी जो सरकार को प्राप्त हो रहा है धन, वह प्राप्तियां जिसे ना तो किसी दायित्व का सृजन होता है और ना ही सरकार की परिसंपत्तियों में कोई कमी होती है। यानी जब सरकार राजस्व को प्राप्त करती है यानी टैक्स के रूप में सरकार प्राप्त करती है तो उसे किसी को कुछ चुकाना नहीं होता है और तो सरकार के पास जो धन होता है तो उसकी यानी परिसंपत्ति हो गई तो उसमें कोई कमी नहीं होती है, तो वो राजस्व प्राप्तियां होती हैं। नियमित और आवर्ती प्रकृति की प्रवृत्तियां जो सरकारी गतिविधियों के समान क्रम में प्राप्त होती हैं। अब है कर। तो करों के प्रकार यानी प्रत्यक्ष कर अप्रत्यक्ष कर होते हैं। प्रमुख शब्दावली हैं जैसे व्यक्तियों, परिवारों, फर्म या अन्य संस्थागत इकाइयों द्वारा सार्वजनिक व्यय को पूरा करने के लिए सरकार को किए जाने वाला अनिवार्य
होता है। तो व्यक्तियों को, परिवार को, फर्म को या अन्य संस्थागत इकाइयां जो है उनको द्वारा सार्वजनिक व्यय को पूरा करने के लिए सरकार के द्वारा किया जाने वाला अनिवार्य भुगतान होता है। सरकार द्वारा कानूनी रूप से अधिरोपित, यानी सरकार द्वारा कानूनी रूप से अधिरोपित होता है करदाता द्वारा अनिवार्य भुगतान, अन्यथा कानूनी कार्यवाही की जाती है। करों के प्रकार तो अनुपातिक कर, प्रगतिशील कर, प्रगतिगामी कर, फिर है विशिष्ट कर, प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर। तो मूल वर्धित कर यानी वस्तुओं के मूल्य के प्रतिशत के रूप में लगाया जाने वाला कर, ना कि वस्तु की मात्रा या आकार या बजट पर। तो वस्तु का मूल्य कितना है उस पर लगाए जाने वाला कर मूल्य वर्धित कर होता है। जैसे जीएसटी कि किसी वस्तु की कीमत कितनी हो उस कीमत पर लगता है, और सीमा शुल्क आदि ये मूल्य वर्धित कर हैं। फिर है विशिष्ट कर, वस्तुओं की इकाई, मात्रा, आकार, वजन के आधार पर, ना कि उसके मूल्य के आधार पर। तो जब मात्रा के आधार पर लगता है तो विशिष्ट कर होता है, यानी प्रकृति में प्रतिगामी कर होता है ये। अब अन्य है प्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष कर वह कर है जो उसी व्यक्ति द्वारा वहन किया जाता है जिस पर लगाया जाता है, अर्थात कराघात और करापात एक ही व्यक्ति पर होता है, तो प्रत्यक्ष रूप से व्यक्ति पर लगता है। प्रत्यक्ष कर का बोझ दूसरे व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं किया जा सकता। प्रत्यक्ष कर है। भारत के प्रत्यक्ष करों का प्रशासन केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी CBDT द्वारा किया जाता है। प्रशासनिक केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड है उसके द्वारा किया जाता है, जो वित्त मंत्रालय के अधीन राजस्व विभाग का एक हिस्सा है। इस प्रकार के कर हैं। इसके अंतर्गत इनकम टैक्स, आयकर लगते हैं, फिर निगम कर, कॉर्पोरेट टैक्स होता है, फिर न्यूनतम वैकल्पिक कर होता है MAT, और फिर पूंजीगत लाभ कितना हुआ उस पर जो कर लगता है, फिर परिस्थिति हस्तांतरित कर, गूगल टैक्स भी लगते हैं। तो इस प्रकार के ये टैक्स हैं। अब है आयकर। सबसे पहला इनकम टैक्स आयकर अधिनियम 1961 द्वारा नियंत्रित होता है। व्यक्तियों, हिंदू, अविवाहित परिवार, साझेदारी फॉर्म आदि पर आरोपित किया जाए। व्यक्तियों पर होता है, हिंदू, अविभाजित परिवार जो परिवार होते हैं, साझेदारी फॉर्म होते हैं उन पर लगता है इनकम आयकर। और कर योग्य आय अर्थात सकल आय ऋण आयकर अधिनियम के अनुसार अनुमानित मानक कटौती और छूट पर लगाया जाता है, यानी निश्चित आय पर लगाया जाएगा तो आयकर है। आयकर अधिनियम की धारा 87A के तहत करदाताओं को कर में छूट भी मिलती है, यानी इसमें छूट मिलती है। यानी पुरानी कर व्यवस्था के लिए यह 12,500 रुपये है, और नई कर अर्थव्यवस्था के लिए ये 60,000 रुपये है, तो इन पर कर नहीं लगेगा। नई कर व्यवस्था में अगर आप कर की देनदारी जो है आप देते हैं 60,000 रुपये से कम है तो कर चुकाने की जरूरत नहीं है। नई प्रस्तावित कर व्यवस्था में व्यक्तिगत करदाताओं को शून्य कर देना होगा, यानी 12 लाख रुपए तक की राशि का कोई कर नहीं देना होगा। अगर है निगम कर यानी कॉर्पोरेट टैक्स, कंपनी द्वारा अर्जित लाभ पर, यानी कंपनी लाभ कमा रही है उस पर, यानी कराधान के उद्देश्य से कंपनी को एक आगत इकाई माना जाता है, यानी एक इकाई मानेंगे उसको। इस प्रकार उसे अपने स्वामियों के व्यक्तिगत आय से भिन्न कर का भुगतान करना होगा, यानी उसके जो मालिक हैं उन मालिकों की आय पर तो अलग लगेगा, वो आयकर होगा, लेकिन निगम यानी जो कंपनी को लाभ हो रहा है जितना उस कंपनी पर लगेगा। कंपनी संशोधन अधिनियम 2019 के अंतर्गत भारत में पंजीकृत कंपनियां कॉर्पोरेट कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी हैं और 25% इन पर लगता है निगम कर।
अब है न्यूनतम वैकल्पिक कर यानी मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स। आयकर अधिनियम 1961 के तहत 1997 और 98 में प्रारंभ हुआ। ये न्यूनतम वैकल्पिक कर कंपनियों को प्राप्त कर छूट को सीमित करने के लिए प्रत्यक्ष कर कानूनों में किया गया एक प्रावधान है, ताकि वे सरकार को कम से कम कॉर्पोरेट कर की न्यूनतम राशि का भुगतान करें। यानी सरकार कंपनियों को क्या है, छूट दी जाती है। तो प्रत्यक्ष कर कानूनों में किया गया प्रावधान है ताकि सरकार को कम से कम कॉर्पोरेट कर की न्यूनतम राशि का भी भुगतान कर सके, उन्हें भी छूट दी जाती है। तो न्यूनतम वैकल्पिक कर कितना तो आपको कंपनी को देना ही पड़ेगा। इसके तहत किसी कंपनी को अपने पिछले वर्ष के संदर्भ में प्राप्त आय पर कर देना होता है, जहां लेखा पुस्तक की आय को कंपनी की कुल आय माना जाए। यानी कंपनी की जो लिखित पुस्तक है यानी रसीद की जो कॉपी होती है, उस पर उससे जितनी आय प्राप्त हुई है उस पर देना होता है आय। तो उसकी जो आय होगी उसमें कंपनी को उस आय का न्यूनतम वैकल्पिक कर यानी MAT देना होगा, ये 15% होता है। फिर है प्रतिभूति लेन देन कर। तो निगम कर जो था वो लाभ पर था और ये न्यूनतम वैकल्पिक कर था कि इतने आय प्राप्त हुई है कंपनी को, तो इसने अब है प्रतिभूति लेन देन यानी 2004 में प्रारंभ किया गया। यानी प्रतिभूति यानी स्टॉक एक्सचेंज में जो लेन देन होते हैं शेयर बाजार में, उससे संबंधित। स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध प्रतिभूतियों जैसे शेयर होते हैं, ऋण पत्र, बंध पत्र, इक्विटी आधारित म्यूचुअल फंड आदि की खरीद बिक्री पर आरोपित होते हैं। इनका उद्देश्य प्रतिभूतियों के लेन देन द्वारा अर्जित लाभ पर पूंजीगत लाभ कर की चोरी को रोकना है। यानी प्रतिभूति एक ने अपनी प्रतिभूतियों को दूसरे को बेचा तो उसे जो लाभ प्राप्त होगा, तो लाभ पर जो लाभ मिला है उस लाभ पर क्या है, टैक्स लगेगा, क्योंकि उस लाभ की जो चोरी ना हो, इसलिए उस पर लगता है। इस कर की दर प्रतिभूतियों के प्रकार के अनुसार अलग अलग होती हैं। यानी प्रतिभूतियाँ कौन सी है, शेयर मार्केट की है कि म्यूचुअल फंड की है कि ऋण पत्र हैं कि क्या हैं, तो उसके आधार पर अलग अलग निर्धारित होती है। है पूंजीगत लाभ कर। पूंजीगत लाभ कर यानी CGT एक ऐसा कर है जो किसी पूंजीगत परिसंपत्ति को बेचने से अर्जित लाभ पर लगाया जाता है। दूसरे शब्दों में यह निवेश या संपत्ति की बिक्री से अर्जित लाभ पर लगाया जाता है। जैसे किसी भूमि, भवन, गृह की संपत्ति, वाहन या को कोई बेच देता है तो उससे जो लाभ मिलता है तो उस पर टैक्स लगता है। पेटेंट करवाते हैं, ट्रेडमार्क है और पट्टा आधारित मशीनरी और आभूषण जो है संपत्ति होती है तो उन पर लगता है। तो उस प्रकार का जो कर होता है वो पूंजीगत होता है क्योंकि पूंजी होती है। अब है गूगल कर या समकारी कर या इक्वलाइजेशनली लेवी 1 जून 2016 को लागू हुआ अखिल रंजन समिति की सिफारिश पर। तो अखिल रंजन की समिति पर सिफारिश पर लगने लगा। प्रत्यक्ष कर का एक प्रकार है, प्रत्यक्ष कर का प्रकार है गूगल टैक्स यानी वित्त अधिनियम 2016 के एक भाग के रूप में प्रस्तुत हुआ, किंतु बाद में आयकर अधिनियम के तहत लागू हुआ। यह गूगल कर डिजिटल कंपनियों द्वारा उन क्षेत्रों में प्रदान की गई डिजिटल सेवाओं से होने वाली आय पर लगाया जाने वाला कर है जहां उनकी महत्वपूर्ण भौतिक उपस्थिति नहीं है। यानी वो डिजिटल रूप में काम कर रही हैं कंपनियां, उपस्थित नहीं हैं, तो कहाँ लगेगा, तो डिजिटल पे ही लगेगा। यानी भारत के कारोबारियों द्वारा विदेशी ऑनलाइन कंपनियों जैसे ई-कॉमर्स कंपनियों से डिलीवरी सेवा या उत्पादन की खरीद पर वसूला जाता है। तो जब उत्पाद है उसकी खरीद बिक्री करेंगे तो उस पर लगा देंगे। इस कर का उद्देश्य वैश्विक अर्थव्यवस्था में डिजिटल ऑनलाइन गतिविधियों पर कर लगाने की चुनौतियों का समाधान करना है। 12 डिजिटल सेवाओं पर भारतीय कंपनियों द्वारा उनके द्वारा प्रदान किए गए ऑनलाइन विज्ञापन सहित बिना स्थायी प्रतिष्ठान यानी गूगल, फेसबुक, ट्विटर वाली अनिवासी कंपनियों को भुगतान की गई राशि पर 6% की दर से आरोपित किया जाता है।
तो 6 ऑनलाइन जो होती हैं, गूगल, फेसबुक, ट्विटर, ये सब चीज़ें ऑनलाइन चलती हैं, उन पर 6% का टैक्स लगता है। एक वित्त वर्ष के दौरान 1 लाख रुपए से अधिक के भुगतान पर लागू होता है। और एक साल में, यानी एक वित्त वर्ष होता हो गया वो 1 साल, तो 1 लाख रुपए से अधिक के अगर भुगतान होते हैं तो उस पर लागू होगा। यह प्रदान की गई डिजिटल सेवाओं के लिए सेवा प्रदाताओं को प्राप्तकर्ता भारतीय कंपनियों द्वारा भुगतान के समय काटा जाता है, यानी भारतीय कंपनियों द्वारा भुगतान के समय काटा है। भारतीय कंपनियां जो काम कर रही हैं उनको जो विदेशी कंपनियों को भुगतान करती हैं तो उनके द्वारा उस समय काट लिया जाता है। तरह यह लेवी सिर्फ बिजनेस टू बिजनेस यानी B2B ट्रांजेक्शन पर ही लगता है। ऐसा भारत की ई-कॉमर्स कंपनियों और स्टार्टअप कंपनियों को विदेशी कंपनियों के मुकाबले में बराबरी देने के लिए किया गया है। भारत इस तरह का टैक्स वसूलने वाला पहला देश है। अब है इक्वलाइजेशन लेवी 2.0, जिसे आमतौर पर अमेज़न टैक्स के रूप में जाना जाता है। EL 2.0 और 2020 में पेश किया गया था, जो सीधे अनिवासियों पर लगाया जाता है। इसने भारत में निवासी व्यक्ति या अनिवासी या भारत में स्थित इंटरनेट प्रोटोकॉल के पते का उपयोग करके वस्तुओं सेवाओं को खरीदने वाले व्यक्तियों से ई-कॉमर्स सेवाओं से या ई-कॉमर्स ऑपरेटर द्वारा प्राप्त प्रतिफल की राशि में 2% की दर से समतुल्यकरण शुल्क लगाया जाता है। भारत में प्रत्यक्ष कर संग्रह। भारत का प्रत्यक्ष कर संग्रह कैसे है? तो भारत का शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह इस वित्तीय वर्ष यानी 12 जनवरी 2025 तक लगभग 16% से बढ़कर 16.90 लाख करोड़ रुपए हो गया है। तो 2025 की बात है कि भारत में प्रत्यक्ष कर का संग्रह कितना बढ़ा है, तो 16% तक बढ़ गया है। फिर सरकार ने 2023-24 में शुद्ध प्रत्यक्ष कर के रूप में 19.58 लाख करोड़ रुपए एकत्र किए थे, जो पिछले वित्त वर्ष में 17.1% से अधिक हैं। तो अब इस बार सरकार ने 23-24 में 19.58 लाख करोड़ रुपए एकत्र किए, जो और पिछले वर्ष था तो 17.1 करोड़ था, तो बड़ा है, यानी कर बड़ा है सरकार का। सरकार को ज़्यादा बजट मतलब कर मिला है। फिर बजट में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों से क्रमशः प्रत्यक्ष कर से और अप्रत्यक्ष कर से कितना, प्रत्यक्ष कर में यानी 25.8 लाख करोड़ रुपए और अप्रत्यक्ष कर में 17.50 लाख करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य रखा गया था 2025 का। यह वित्त वर्ष 2025 के लिए संशोधित अनुमान प्रत्यक्ष करों यानी जो अनुमान है कि 22.37 लाख करोड़ रुपए और अप्रत्यक्ष करों से 16 लाख करोड़ रुपए से अधिक है, यानी जो अनुमान था तो उससे ज़्यादा ही है। पर अप्रत्यक्ष कर वह कर जिसका कराघात और करापात भिन्न भिन्न व्यक्तियों पर होता है। तो अप्रत्यक्ष यानी लगता किसी और पर, चुकाता कोई और है, वस्तुओं और सेवाओं पर आरोपित होता है। अप्रत्यक्ष कर वह कर है जो उपभोक्ता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से सरकार को चुकाया जाता है, यानी उपभोक्ता जो उपभोग कर रहा है, जैसे बिस्कुट नमकीन खाने वाला व्यक्ति है, वो भी टैक्स पे कर रहा है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से, यानी वह कर उत्पादों और सेवाओं पर लगाया जाता है, ना कि सीधे व्यक्ति की आय पर यानी जो उत्पादन हुआ उस पर लगा और उपभोग करने वाला उसे चुकाएगा, लेकिन तो व्यक्ति की आय पर नहीं लगता है। इस प्रकार के करों को उत्पादक या व्यापारियों द्वारा संग्रहित किया जाता है और अंत में उपभोक्ता द्वारा चुकाया जाता है। तो व्यापारी जो होते हैं वो एकत्रित करेंगे बेच कर टैक्स लगा के और फिर वो सरकार को दे देंगे। भारत में अप्रत्यक्ष करों का प्रशासन केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड CBIC द्वारा किया जाता है, जो वित्त मंत्रालय के अधीन राजस्व विभाग का एक हिस्सा है। तो इसका जो अप्रत्यक्ष कर का बोर्ड है तो उसके द्वारा एकत्र किया जाता है और राजस्व विभाग का हिस्सा है ये।
वित्त मंत्रालय के अधीन आता है। अप्रत्यक्ष करों के प्रकार, अब प्रत्यक्ष कर भी होते हैं प्रकार में, जैसे जीएसटी है, अप्रत्यक्ष कर है। फिर मूल्य सीमा शुल्क कर है, मोटर वाहन कर है, सीमा शुल्क पर अधिभार, सीमा शुल्क उपकर, स्टाम्प शुल्क, राज्य उत्पाद शुल्क। तो पहला है जीएसटी क्या है। जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है जिसे वस्तुओं सेवाओं पर लगाया जाता है और इसे भारत को एकीकृत साझा बाजार बनाने के उद्देश्य से लागू किया जाता है। एक साझा बाजार बनाने के उद्देश्य से लागू किया जाता है। वस्तुओं एवं सेवाओं पर सेवा कर 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ। 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के तहत 16 में इस तरह का हुआ, ये 17 को लागू हुआ। जी उद्देश्य है कि एक राष्ट्र एक कर प्रणाली। समवर्ती सूची का विषय है, तो जीएसटी समवर्ती सूची का विषय है और इसमें वस्तुओं की बिक्री पर कर लगाने के लिए केंद्र को और सेवाओं की व्यय पर कर लगाने के लिए राज्यों को शक्ति होती है। यानी केंद्र को सेवाओं पर व्यय, सेवाओं की व्यवस्था पर कर लगाने के लिए और राज्यों को शक्ति होती है। बिक्री पर केंद्र सरकार को और सेवाओं की व्यवस्था पर लगाने की राज्य सरकार को शक्ति होती है। इसमें जीएसटी के अंतर्गत कर योग्य घटना या वस्तु या सेवाओं की आपूर्ति है, निर्माण, बिक्री आदि महत्वपूर्ण नहीं है। तो जीएसटी में क्या है, कर योग्य जो वस्तु है या सेवा है तो उसका निर्माण, बिक्री आदि महत्वपूर्ण नहीं है। इसमें जीएसटी जो है उपभोग आधारित कर है, जो उपभोग करता है वही चुकाता है। इसलिए जहां वस्तु सेवाओं का उपभोग किया जाता है उस राज्य को करों का भुगतान किया जाता है। यानी व्यक्ति उसी राज्य को देगा, ना कि उस राज्य में जिसमें उसका उत्पादन किया गया था। तो जहाँ वस्तु सेवा का उत्पादन हुआ वहाँ नहीं दिया जाएगा ये कर, क्योंकि जहाँ उपभोक्ता उपभोग करेगा तो उसी राज्य में तो मिलेगा टैक्स, तो उसी राज्य में। अनुच्छेद 271 के अनुसार संसद को सरचार्ज लगाने की शक्ति है, जो कि जीएसटी के अलावा होगा। फिर राज्यों का इस सरचार्ज का विवरण नहीं, मतलब राज्य सरकारों को सरचार्ज का वितरण नहीं किया जाएगा एवं सरकार के माध्यम से वसूली गई धनराशि भारत की संचिति का भाग होगी। तो सरचार्ज राज्य सरकारों को नहीं बांटेगी केंद्र सरकार को ही मिलेगा सरचार्ज। वस्तु सेवाओं का सेवा कर परिषद, तो वस्तु सेवाओं की जो सेवा कर परिषद है सो 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016 द्वारा अनुच्छेद 279A में जीएसटी काउंसिल का प्रावधान है। तो अनुच्छेद 279 में जीएसटी के लिए काउंसिल का प्रावधान बनाया गया है। यानी ये व्यवस्था पहले से ही तो संवैधानिक है। ये प्रावधान है जीएसटी से संबंधित मुद्दों पर केंद्र और राज्य सरकार को सिफारिश करने के लिए एक संवैधानिक निकाय है। तो जीएसटी काउंसिल होगा तो केंद्र को, राज्य सरकार को सुझाव देगा। अध्यक्ष इसके वित्त मंत्री होते हैं। सभी 28 एवं 3 संघ शासित क्षेत्रों जैसे दिल्ली, पांडुचेरी और जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर के वित्त मंत्री या राज्य सरकार द्वारा निर्वाचित कोई अन्य मंत्री अथवा कुल मिलाकर 31 सदस्य इसमें होंगे। अब जीएसटी काउंसिल का प्रत्येक निर्णय उपस्थित और मतदान के 75% भारी बहुमत से, यानी 3/4 बहुमत से होने के बाद लिया जाता है। तो जीएसटी जो काउंसिल है उसका निर्णय 75% की बहुमत से लिया जाएगा। जीएसटी काउंसिल के तहत केंद्र सरकार को 1/3 कोटा प्राप्त, जबकि सभी सरकारों का एक साथ मिलाकर कुल मत कोटा 2/3 है। तो केंद्र सरकार को जो 1/3 मत का कोटा प्राप्त है और सभी राज्यों को कुल मिलाकर सभी जितने राज्य हैं उन्हें 2/3 कोटा प्राप्त है। जीएसटी परिषद की सिफारिशें बाध्यकारी नहीं होती हैं।
जो परिषद है जीएसटी परिषद, उसकी सिफारिश बाध्यकारी नहीं है। तो पॉपकॉर्न टैक्स ये चर्चा में रहा, यानी केंद्रीय वित्त मंत्री की अध्यक्षता में प्रस्तुत सेवाओं पर वस्तु और सेवा पर जो टैक्स है पॉपकॉर्न पर नई अलग अलग कर दरें हैं, जिसमें 5% जीएसटी नमक और मसाले के साथ मिश्रित गैर ब्रांडेड पॉपकॉर्न पर लगाया गया है, यानी उनका ब्रांडेड नहीं था पॉपकॉर्न का, सिर्फ नमक मसाले थे उसमें। 5% लगाया। फिर 12% जीएसटी पूर्व पैकेट यानी पैकेट यदि पैक है तो 12%, और 18% यानी उसमें चीनी मिली हुई है पॉपकॉर्न में तो कॉर्नमेल पॉपकॉर्न कहेंगे, और उन पर 18% जीएसटी। तो इस प्रकार की तो उसको जटिल बना रखा है। तो वित्त मंत्री के अनुसार कॉर्नमेल पॉपकॉर्न पर अधिक चीनी सामग्री के कारण अधिक कर लगाया जाता है। आलोचकों का तर्क है कि इस निर्णय से नौकरशाही जटिलता बढ़ेगी और नागरिकों को असुविधा होगी। भारत के पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार के वी सुब्रमण्यम का तर्क है कि इससे कर राजस्व कम होने के साथ ही जटिलता और तर्कहीनता बढ़ेगी। तो जटिलता बढ़ेगी और तर्कहीनता बढ़ेगी। ई वे बिल क्या है? तो किसी वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने के लिए अनिवार्य बिल है ई वे बिल। वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने के लिए ई वे बिल है। फिर जीएसटी बिल का डिजिटल रूप ई वे बिल है। जीएसटी बिल होता है उसका डिजिटल रूप है। इसे हस्तांतरित की जाने वाली वस्तुओं का विवरण तथा उस पर लगने वाली जीएसटी की पूरी जानकारी होती है। 50 रुपये से कम मूल्य की वस्तुओं हेतु ई वे बिल के लिए अनिवार्य नहीं है, यानी 50,000 रुपये से कम मूल्य की जो वस्तुओं हेतु ई बिल की अनिवार्यता नहीं है। तो ई वे बिल जो है यानी वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने के लिए एक बिल बनाया जाएगा और इस पर जीएसटी का डिजिटल रूप में रहेगा, वो जीएसटी की पूरी उसमें जानकारी रहेगी। और 50,000 से कम मूल्य की वस्तुएं हैं तो उनके लिए ई वे बिल की ज़रूरत नहीं होगी। जो ठेला ट्रक वाले ले जाते हैं ना सामान, उनके लिए बनाया जाता है। यानी 200 किलोमीटर तक की दूरी तय करनी है तो 1 दिन के लिए वैध होगा वो बिल, और फिर 200 से 300 किलोमीटर तक जाना है तो 3 दिन के लिए, फिर 300 से 500 किलोमीटर के लिए 5 दिन के लिए, 500 से 1000 किलोमीटर के लिए 10 दिन के लिए, और 1000 किलोमीटर से अधिक के लिए 15 दिन के लिए वो ई वे बिल बनेगा। यानी वो ठेला वाला या ट्रक वाला या जो भी सामान है वो एक जगह से दूसरे स्थान तक ले जा सकता है उस बिल के द्वारा, और उसे टैक्स उसका विवरण होता है उसमें। अब है HSN कोड और SAC कोड, वस्तु विवरण और उत्पाद नामकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली है। वस्तुओं का विवरण देने के लिए और उस उत्पादन का नामकरण करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक प्रकार की प्रणाली बनाई गई है जी। यानी विश्व सीमा शुल्क संगठन द्वारा 1998 में स्थापित किया गया। जीएसटी के अंतर्गत वस्तुओं के तहत वर्गीकृत किया गया है और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का लगभग 98% इसी प्रणाली के तहत है। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार चलता है लगभग इसी प्रणाली में चलता है। हर 5 वर्ष में सूची का नवीनीकरण, यानी सूची में नई चीज़ें जोड़ी जाती हैं तो उन्हें HSN कोड दिया जाता है और SAC कोड दिया जाता है। भारत में जीएसटी का संग्रह जनवरी 2025 तक तब कितना था? तो CGST जो केंद्र की होती है उसमें 36 करोड़ रुपए, 3600 करोड़ रुपए, और SGST 44,900 करोड़ रुपए, IGST 1.01 लाख करोड़ रुपए, GST शेष 13 जो शेष लगता है, शेष सरचार्ज वाला शेष होगा तो इसमें 13,400 करोड़ रुपए। जनवरी 2024 की तुलना में जनवरी 2025 में कुल जीएसटी संग्रह 12.3% की वार्षिक वृद्धि हुई है। तो जीएसटी की जो कर है उसमें भी सरकार को लाभ हुआ है, यानी उन्हें ज़्यादा कर प्राप्त हुआ है। जीएसटी के सकारात्मक प्रभाव, तो भारत से कैश क्रेडिंग प्रभाव को समाप्त करना है, कैश रूप में जो
पैसा लिया जाता था समाप्त किया गया। और राज्यों के बीच माल की आवाजाही पर कम प्रतिबंध होंगे, पारदर्शिता होगी और व्यापार करने की कम लागत, उत्पादन में वृद्धि, परिवहन में कम समय लगेगा। यानी हर जगह उस टैक्स नहीं देना होगा तो परिवहन की कम समय में पहुंचेगा, लागत भी होगी और कम होगी, उत्पादन में वृद्धि होगी। वन टैक्स वन नेशन, यानी पूरे देश में एक समान रूप से लागू होगा। तो अंतर्राष्ट्रीय, अंतर्राज्य और अंतर्राज्य चौकी की संख्या में कमी से समय और धन की बचत होगी। फिर पारदर्शिता में वृद्धि, यानी व्यापार करने की कम लागत और उत्पादन में वृद्धि, उत्पादन बढ़ेगा और पारदर्शिता भी होगी और कम लागत भी होगी। वस्तु सेवाओं की कीमतों को स्वाभाविक तौर से कमी, वस्तु सेवाओं जो हैं उनकी कीमतों में स्वाभाविक तौर से कमी होगी और उपभोक्ता देश में कहीं भी एक ही कीमत पर उत्पादन का लाभ उठा सकें। तो जो इसमें उत्पादन कर रहे हैं यानी अच्छे अच्छे जो अमीर लोग हैं उनको तो इसमें लाभ है, पर इसमें नकारात्मक प्रभाव है जो आम जनता पर पड़ेंगे। जीएसटी के नकारात्मक प्रभाव, एक जटिल प्रक्रिया है। छोटे व्यापारियों को डिजिटल माध्यमों की व्यवस्था के साथ ही चार्टर्ड अकाउंट यानी सीए पर भी निर्भर होना पड़ेगा। ऑनलाइन प्रक्रिया में भ्रम और अनुपालन के मुद्दे हैं, ऑनलाइन प्रक्रिया की व्यवस्था समझनी होगी उन्हें। फिर है व्यवसायियों को नई कर व्यवस्था में समायोजित होने में कठिनाई होगी और जिन वस्तुओं सेवाओं पर टैक्स नहीं लगता था अथवा बहुत कम टैक्स था उन जीएसटी का प्रभाव होगा। चाय कॉफ़ी पर जैसे कीमतों में वृद्धि का मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। और जीएसटी क्षतिपूर्ति को लेकर केंद्र और राज्यों के मध्य तनाव जो कोविड-19 महामारी में और अधिक मुखारित हुआ है तो और समस्या बढ़ गई है। अब हम जीएसटी द्वारा प्रतिस्थापित नहीं किए गए अन्य अप्रत्यक्ष कर, यानी जीएसटी द्वारा प्रतिस्थापित नहीं किए गए तो मूल सीमा शुल्क, मोटर वाहन कर, सीमा शुल्क, ये सारे कर थे। इनकी बात कर लेते हैं। तो मूल सीमा शुल्क यानी भारत में आयातित वस्तुओं पर लगाया जाता है। सीमा शुल्क अधिनियम 1962 के अंतर्गत है। इसमें क्या है, मूल सीमा शुल्क की दरें 5% से लेकर 40% तक उत्पादन के अनुसार भिन्न भिन्न है। तो सीमा शुल्क की दरें क्या है, 5% से लेकर 40% के तक उत्पादन के अनुसार भिन्न भिन्न है। फिर मोटर वाहन कर, तो राज्य सरकार द्वारा दोपहिया वाहनों, कारों, यात्री और वाणिज्यिक वाहनों पर मोटर वाहन कर लगाया जाता है। सीमा शुल्क कर, सीमा शुल्क पर अधिभार, यह मूल रूप से कर पर कर है। सीमा शुल्क पे अधिभार यानी मोटर पर जो वाहन होते हैं उन पर तो कर लगता ही है, साथ में सीमा पर भी लगता है। यानी वस्तुओं के आयात पर सीमा शुल्क कर और 10% का सामाजिक कल्याण के लिए अधिभार कर। तो समाज के कल्याण के लिए अलग से लगता है और अगर विदेश से कोई चीज़ मंगाए तो आयात शुल्क लगता है। सीमा शुल्क उपकर यानी विशिष्ट उद्देश्य के लिए पुनः कर पर कर लगाया जाता है। और सकल सीमा शुल्क पर 3% कर। अब स्टाम्प शुल्क, इन दस्तावेजों के माध्यम से राज्य के भीतर किए गए लेन देन, यानी दस्तावेज के माध्यम से कोई लिखित रूप में किया गया जो काम होता है उस पर किया जाने वाला एक प्रकार का कर शुल्क यानी स्टाम्प शुल्क होता है। दस्तावेज के माध्यम से राज्य के भीतर किए गए लेन देन के लिए भुगतान किए जाने वाला एक प्रकार का कर या शुल्क होता है। राज्य उत्पादक शुल्क, उत्पाद शुल्क उत्पाद कर योग्य वस्तुओं पर लगाए जाने वाला अप्रत्यक्ष कर है जो भारत में निर्मित और घरेलू उपभोग के निर्मित होता है। यानी भारत में निर्मित होता है, घरेलू में और घर में ही उपभोग होता है तो उसके निर्मित होता है तो उत्पाद शुल्क होता है। यह विनिर्माण पर कर है। इसका भुगतान विनिर्माता द्वारा किया जाता है, जो निर्माण करता है उसके द्वारा किया जाता है, जो ग्राहकों पर इसका करापात आंतरिक कर देता है। तो ग्राहक होता है उस पर कर देता है।
अधिकांश उत्पाद शुल्क केंद्र सरकार द्वारा लगाए जाते हैं और उन्हें जीएसटी में समाहित कर लिया जाता है। उत्पाद शुल्क केंद्र सरकार लगाती है, हालांकि राज्य सरकार शराब उत्पाद शुल्क लगा सकती हैं। साथ ही केंद्र सरकार पेट्रोल उत्पादों पर भी उत्पाद शुल्क लगा सकती है। तो केंद्र सरकार पेट्रोल उत्पादों पर लगा सकती है, लेकिन पेट्रोल पर अभी शायद अप्रत्यक्ष कर नहीं है। इसके अलावा प्राकृतिक गैस है, विमान टाइवन ईंधन तंबाकू उत्पादों पर शुल्क को भी जीएसटी में समाहित नहीं किया। तो पेट्रोल जैसे उत्पाद हैं, शराब हैं, तो इनमें जीएसटी नहीं लगाई गई है, तो यानी राज्य सरकार वसूलेगी इन्हें। कर उत्प्लावकता यह जीडीपी में परिवर्तन के प्रति कर राजस्व की वृद्धि की अनुक्रियाशीलता को संदर्भित करती है। यानी जीएसटी में जो परिवर्तन हो रहा है तो के प्रति राजस्व की वृद्धि बताती है कि राजस्व में वृद्धि हुई और जीडीपी में वृद्धि हुई, तो कर की प्राप्ति में भी वृद्धि हुई। यानी उत्प्लावकता बराबर कर राजस्व में प्रतिशत, यानी कर राजस्व में कितना प्राप्त हुआ और परिवर्तन यानी जीडीपी में कितना परिवर्तन हुआ। यह जीडीपी या राष्ट्रीय आय में वृद्धि के प्रत्युत्तर में राजस्व जुटाने की दक्षता और अनुक्रियाशीलता को मापने का सूचक है। यानी जीडीपी में कितनी वृद्धि हुई और राजस्व जो प्राप्त हुआ, यानी जीएसटी कितनी जो टैक्स है वो कितना प्राप्त हुआ। यदि राष्ट्रीय आय या उत्पाद में वृद्धि की प्रचुरता में कर राजस्व अनुपातिक रूप से अधिक बढ़ता है तो कर को उत्प्लावकता कहते हैं। यानी राष्ट्र की जो आय यानी जीडीपी बढ़ी है और राजस्व जो ने कलेक्ट किया है यानी टैक्स लगाया है वो अधिक प्राप्त हुआ है उन्हें, तो उत्प्लावकता कहेंगे। सामान्यतः कर लोच कर अनुक्रियाशीलता का मापन करने का बेहतर संकेतक माना जाता है। अगला है इसमें पैगोमियन कर किसी भी सामान के लेन देन पर लगाए जाने वाला कर है जो नकारात्मक बाहरी कारक का सृजन करता है। यह नकारात्मक बाहरी कारक एक ऐसी लागत है जिसे एक आर्थिक लेन देन के परिणाम स्वरूप तीसरे पक्ष द्वारा भुगतान करना पड़ता है। यानी लेन देन कोई कर रहा है और उसे तीसरे पक्ष द्वारा भुगतान करना पड़ता है। यह तब होता है जब माल की खपत और उत्पादन किसी तीसरे पक्ष के लिए हानिकारक प्रभाव का कारण बनती है। यानी उत्पादन कोई कर रहा, उपभोग कोई कर रहा और हानि किसी और को हो रही। एक पैगोमियन कर का उद्देश्य उन वस्तुओं या सेवाओं के निर्माता पर कर लगाना है जो समाज के लिए प्रतिकूल प्रभाव पैदा करते हैं। तो जो समाज के लिए प्रतिकूल प्रभाव पैदा करते हैं तो उसके पर लगता है। यानी अर्थशास्त्रियों का तर्क है कि पर्यावरण प्रदूषण जैसे नकारात्मक बाधाओं की लागत निर्माता की बजाय समाज द्वारा वहन की जाती है। तो पैगोमियन टैक्स का अर्थ है कि पर्यावरण जैसे निर्माण किया किसी ने, उपभोग किया किसी ने और टैक्स कौन चुका रहा है, उसका जो पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है तो उसका भुगतान तो जनता कर रही है। यानी उनका प्रदूषण से हानि हो रही है उन्हें, तो नकारात्मक बाह्यकर्ताओं की लागत यानी लाभ किसी ने कमाया, उपभोग किसी ने किया और चुका भुगत सब लोग रहे हैं, उसे कहते हैं। फिर टोबिन कर यानी नोबेल पुरस्कार विजेता जेम्स टोबिन द्वारा प्रस्तुत एक वैश्विक कर है जिसे सभी विदेशी विनिमय लेन देन पर लगने की बात की गई थी। अर्थात अंतर्देशीय वित्तीय लेन देन पर जो कर लगाते हैं उसे टोबिन कर कहते हैं। यानी एक देश की वस्तु उत्पाद दूसरे देश में जब बिकती है तो उस पर टोबिन टैक्स मूल रूप से अल्पकालिक मुद्रा यानी सट्टेबाजी को दंडित करने के इरादे से प्रस्तावित किए गए थे। टोबिन कर का अर्थ वित्तीय क्षेत्र में प्रतिभागियों को किसी दिए गए देश की मुद्रा की स्थिरता को नियंत्रित करने के साधन के रूप में लागू करना था। इसे वर्तमान में औपचारिक रूप से वित्तीय लेन देन कर के रूप में जाना जाता है या औपचारिक रूप से रॉबिन हुड कर के रूप में भी जाना जाता है। अब है कर की चोरी।
कर की चोरी एक आपराधिक व्यवहार है जहां कोई व्यक्ति जानबूझकर कर का भुगतान नहीं करने का प्रयास करता है। और कर परिहार कर नियमों में कमियों का अनुचित लाभ उठाकर, कर की जो नियम होते हैं उनका अनुचित लाभ उठाकर कानून का प्रयोजन परस्पर करने के लिए की गई व्यवस्था को कर परिहार के रूप में जाना जाता है। यह कानून की सीमा के भीतर करों के भुगतान से बचने के लिए नए तरीके या साधन पता लगाना संदर्भित करता है। यानी करों के भुगतान से बचने के लिए नए नए खोज करता है, कैसे कर ना देना पड़े। अब है एंजल कर। स्टार्टअप या अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए फंड जुटाती हैं और इसके लिए पैसे लेन देन वाली कंपनियां या किसी संस्था को शेयर जारी किए जाते हैं। तो स्टार्टअप कंपनियां क्या है, बिजनेस बढ़ाने के लिए फंड जुटाती हैं, पैसे लेन देन करके शेयर जारी करती हैं। और एंजल कर होते हैं तो ज़्यादातर मामलों में ये शेयर तय कीमत की तुलना में काफ़ी अधिक कीमत पर जारी किए जाते हैं और तो उस पर टैक्स लगेगा। इस प्रकार शेयर बेचने से हुई अतिरिक्त राशि को इनकम माना जाता है और इन इनकम पर जो टैक्स लगता है उसे एंजल टैक्स कहते हैं। स्टार्टअप को इस तरह मिली राशि को एंजल कहते हैं। इसके बाद आयकर विभाग एंजल टैक्स वसूलता है। तो एंजल टैक्स को 2012 में शुरू किया गया था जिसका उद्देश्य धन शोधन को रोकना था। अच्छी कर प्रणाली। कर संबंधी नियम कानून और करदाता की समझ से परे ना हो, यानी ऐसे नियम कानून बनाए जाएं जो करदाता की समझ में आए। पारदर्शिता हो, यानी कर से प्राप्त धनराशि का सरकार द्वारा समुचित ढंग से प्रयोग होना चाहिए। निष्पक्षता हो, यानी करों की उचित अदायगी करनी हो। पर्याप्तता, समाज की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करों द्वारा पर्याप्त राजस्व प्राप्त हो। और सहजता, करदाताओं और कर संग्राहकों के लिए जटिल और महंगी प्रणाली नहीं होनी चाहिए। जो कर दे रहे हैं और जो कर संग्रह कर रहे हैं तो उनके किसी के लिए भी महंगी प्रणाली नहीं होनी चाहिए, जो अच्छी कर प्रणाली कहलाएगी। अब कर लोच, यह कर की दर में परिवर्तन के कारण कर संग्रह में परिवर्तन की अनुक्रियाशीलता की मात्रा की माप है। लाफर वक्र कर लोच का चित्रात्मक निरूपण है। यानी एक सीमा तक इसमें बताते हैं कि कर का संग्रह और कर की दर, एक सीमा तक तो कर लगाते जाएंगे तो बढ़ता जाएगा, आपको ज़्यादा कर मिलेगा, लेकिन इतनी अधिक कर की दर कर देंगे तो फिर क्या होगा, कर आपको प्राप्त नहीं होगा और कर घटने लगेगा। लाफर वर्ग द्वारा प्रारंभ किया गया था। कर दरों यानी और सरकार द्वारा एकत्र किया गया कर राजस्व की राशि के बीच संबंध को निरूपित करता है। इसे उल्टे यू के आकार का होता है। यह वक्र बताता है कि जैसे जैसे कर की दर बढ़ती है कर राजस्व में वृद्धि होती है, लेकिन अधिकतम बिंदु तक पहुंचने, अपने उच्चतम बिंदु तक जब पहुंच जाता है कर, तो कर दर के आगे और वृद्धि के साथ राजस्व कम होता है, यानी राजस्व की प्राप्ति फिर नहीं होती और कमती जाती है, क्योंकि कोई लोग कर भुगतान से बचने लगते हैं। फिर ज़्यादा कर लेंगे तो कर लोग नहीं चुकाएंगे। इस प्रकार लॉफर वक्र की सहायता से सिस्टम कर दर जा सकती है। इष्टतम कर दर पता लगाई जाती है कितनी निश्चित है, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ताकि सरकार द्वारा एकत्र कर को अधिकतम किया जा सके। अब है गैर कर राजस्व, नॉन टैक्स रेवेन्यू, करों से भिन्न अन्य स्रोतों से प्राप्त होने वाला राजस्व, यानी बिना कर टैक्स लगाए अन्य जगह से कहाँ से प्राप्त होता है, तो जुर्माना जो लगाया जाता है, आर्थिक दंड दिए जाते हैं, शुल्क, अनुदान या उपहार इत्यादि के द्वारा जो सरकार को प्राप्त होता है धन, तो वो राजस्व का हिस्सा है।
लाभांश और लाभ प्राप्तियां यानी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से प्राप्त होने वाला लाभ, सार्वजनिक जो कंपनियां चलती हैं उनसे जो लाभ प्राप्त होता है तो वो होता है। फिर अनुदान सहायता और बाह्य सहायता यानी अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं से प्राप्त अनुदान, यानी अंतर्राष्ट्रीय जो संस्थाएं अपन को पैसे देती हैं किसी चीज़ के लिए तो वो राजस्व का हिस्सा होंगी। और लाभ से वो भी राजस्व का हिस्सा होंगी। फिर शुल्क, विभिन्न प्रशासनिक और सैन्य सेवाओं से प्राप्त शुल्क जैसे भूमि पंजीकरण शुल्क आदि राजस्व प्राप्तियां हैं। और अन्य यानी अनुमति अनुज्ञप्ति और अनुज्ञा पत्र अर्थात लोगों को एक निश्चित गतिविधि करने की अनुमति प्रदान करने हेतु लिया जाने वाला शुल्क जैसे लाइसेंस। और राजगमन अर्थात ऐसी संपत्ति से प्राप्त होने वाली आय जिस पर किसी भी व्यक्ति का दावेदारी नहीं होती। तो और जुर्माना और दंड यानी केंद्र शासित प्रदेशों का गैर कर राजस्व भी केंद्र सरकार को प्राप्त होता है, जुर्माना लगाया जाता है उन पर भी। अब है पूंजीगत प्राप्तियां क्या है? तो वह प्राप्तियां जिनसे सरकार पर या तो किसी प्रकार का दायित्व का सृजन होता है या सरकार की परिसंपत्तियों में कमी आती है, यानी सरकार की संपत्ति बढ़ेगी और सरकार की परिसंपत्तियों में कमी आएगी और सरकार का दायित्व तो बढ़ जाएगा, किसी दायित्व का सृजन होता है यानी सरकार को देना पड़ेगा, वो दायित्व का सृजन होगा और सरकार की परिसंपत्ति जो उसके पास धन है उसमें कमी आएगी, तो पूंजीगत प्राप्तियां होती हैं। अब है राजस्व व्यय, ऐसा खर्च जो ना तो सरकार की देनदारी को कम करता है और ना ही परिसंपत्तियों का सृजन करता है। तो राजस्व का जो व्यय है तो क्या करेगा, सरकार की ना तो देनदारी को कम, यानी सरकार को जो किसी का ऋण चुकाना है तो ना तो वो चुकाएगा और ना ही कोई सृजन करेगा, यानी ना तो किसी भवन निर्माण करेगा ना कुछ ऐसा करेगा, तो वो राजस्व व्यय यानी इसमें सिर्फ सैलरी वगैरह खर्च दिए जाते हैं। तो ना तो किसी सरकार ऐसा कर रही है कि अपनी जो उसे ऋण देना है तो ना तो ऋण चुका रही है वो, और ना तो वो कोई ऐसा निर्माण कार्य कर रही है जो भविष्य में उसे उसके पैसे के रूप में प्राप्त हो, तो वो राजस्व व्यय है। यह एक प्रकार की देनदारी खर्च होता है जो सरकार के द्वारा नियमित रूप से पुनरावृत्त किया जाता है, यानी निश्चित समय में उसको देना होता है, किसी को भुगतान करना होता है। राजस्व व्यय यानी ब्याज का भुगतान करना है तो, और सब्सिडी देनी है तो, रक्षा में व्यय करना है, रक्षा सैनिकों के लिए सैलरी वगैरह, केंद्र सरकार द्वारा राज्य को अनुदान दिया जाता है तो राज्य सरकार योजना चलाएगी उसके लिए, तो ये सारे कर जिससे सरकार को आगे कोई लाभ नहीं होने वाला है पैसों के रूप में। विधायिका के बिना केंद्र शासित प्रदेशों का राजस्व है। भारत सरकार के डाक विभाग का डाक घाटा कल्याणकारी योजनाओं से संबंधित राजस्व व्यय, यानी इन सब चीज़ों में जो सरकार धन खर्च करेगी वो राजस्व व्यय है पूंजीगत व्यय। पूंजीगत व्यय को क्या कौन कहलाएंगे, तो जो व्यय ऐसे व्यय जिसके फलस्वरूप भौतिक और वित्तीय परिसंपत्तियों यानी संपत्ति का सृजन होगा, सरकार कोई संपत्ति बना रही होगी और सरकार की देनदारियां कम होंगी, यानी किसी का ऋण चुका रही होगी तो सरकार की देनदारियां कम हो जाएंगी, तो पूंजीगत व्यय है। तो पूंजीगत व्यय अच्छा है। पूंजीगत व्यय यानी ऋणों को चुकाया जाता है। इसमें केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को नए ऋणों का विस्तार होगा, यानी नए ऋण केंद्र सरकार ले सकेगी। और पूंजीगत व्यय सार्वजनिक उद्यमों को ऋण दे सकेगी, नए ऋण देगी तो उसमें उसे प्राप्त भी होगा
ब्याज के रूप में, या और ऋण वापस नहीं मिलेगा। सिंचाई परियोजनाओं पर व्यय, तो उससे भी इनकम बढ़ेगी। भूमिगत अधिग्रहण, भवन निर्माण, मशीनरी, उपकरण और शहरों में निवेश, यानी शहर में सरकार पैसा लगा देती है, मशीनें लगवाएगी, तो उससे आगे चल के पैसा देश में ही बढ़ेगा। तो वही सब चीज़ें। अब विभिन्न प्रकार के घाटे, तो घाटे भी होते हैं जैसे राजकोषीय घाटा, फिर राजस्व घाटा, और प्रभावी राजस्व घाटा, और प्राथमिक घाटा, मौद्रिक घाटा। तो इस प्रकार के जो घाटे हैं, एक एक करके जानते हैं। पहले राजकोषीय घाटा। राजकोषीय घाटा यानी खर्च प्राप्तियां सभी प्रकार के ऋणों को छोड़कर। तो राजकोषीय घाटा क्या है? जो खर्च होते हैं और जो प्राप्तियां होती हैं, खर्च में से जितना खर्च हो रहा है उसमें से प्राप्तियां घटा दें तो राजकोषीय घाटा, यानी खर्च ज़्यादा कर दिया और प्राप्त कम हुआ था टैक्स, तो वो जो होगा वो राजकोषीय घाटा होगा। अब है भारत में शासकीय घाटे के यानी विकासशील या गरीब देशों में होने के कारण होता है। कृषि पर निर्भरता एवं असंतुलन, कृषि पर निर्भरता एवं अनुत्पादक कृषि होती है, इसके कारण होते हैं ये। फिर धीमी और असंतुलित औद्योगिक वृद्धि, यानी औद्योगिक वृद्धि नहीं हो पा रही है, कृषि पर निर्भरता है, गरीब देश हैं, पिछड़े विकासशील भी हैं, और पूंजीगत निर्माण की निम्न दरें हैं, यानी पूंजी निर्माण नहीं हो पा रही है। आय व संपत्ति के वितरण में असमानताएं हैं, और अवसंरचनात्मक विकास की कमी है, और कुशल मानव संसाधन एवं प्रौद्योगिकी का अभाव है। अब है राजकोषीय घाटे के निहितार्थ, यानी केंद्र सरकार द्वारा अधिक उभरी राजकोषीय घाटे के निहितार्थ क्या है? तो केंद्र सरकार द्वारा अधिक उधारी है। आरबीआई से उधारी से अर्थव्यवस्था में धन की आपूर्ति बढ़ जाती है, जिससे एक समय अवधि में सामान्य कीमत स्तर में वृद्धि होती है। से मुद्रास्फीति में उत्तरोत्तर वृद्धि की स्थिति उत्पन्न होती है। यदि यह समय अवधि में इसकी रोकथाम नहीं की जाती है तो उच्च राजकोषीय घाटे और कम जीडीपी समृद्धि का दुष्चक्र बन जाता है। राजकोषीय घाटे को कम करने के उपाय, तो दैनिक व्यय को कम करना, यानी सब्सिडी को तार्किक बनाना, यानी सब्सिडी कम कर दी जाए, तार्किक रूप से ही दी जाए, और सरकारी कर्मचारियों को बोनस या अवकाश नकदीकरण आदि के संदर्भ में राजस्व व्यय में कमी कर दी, यानी जो अवकाश के समय ही पैसा देते हैं तो उसको थोड़ी कम किया जाए, बोनस कम दिया जाए और सब्सिडी कम की जाए, तार्किक बनाया जाए, अन्य राजस्व व्यय को भी कम किया जाएगा, तो ये राजस्व घाटे कम हो जाएंगे, यानी आपका खर्च कम होगा। और राजस्व बढ़ता है, यानी काय से बढ़ता है राजस्व? तो अर्थव्यवस्था में कर का आधार बढ़ाया जाए, यानी कर थोड़ी ज़्यादा कर दिए जाए, कर चोरी को रोक दिया जाए, फिर विनिवेश के माध्यम से सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों का पुनर्गठन करना और विनिवेश करना, यानी जो सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग होते हैं तो उनके मालिकाना हक को थोड़ी सा बेच देना, तो इस तरह से सही हो जाएगा। फिर स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे रणनीतिक क्षेत्रों में प्राप्त निधि का उपयोग करना। फिर राजस्व घाटा, ये राजकोषीय घाटा था। अब राजस्व घाटा क्या है? तो राजस्व प्राप्ति की तुलना में राजस्व व्यय की यानी राजस्व की जो प्राप्ति हुई थी उसकी तुलना में व्यय अधिक हो गया, तो उसे राजस्व घाटा कहेंगे। राजस्व व्यय में से, यानी जितना व्यय किया है उसको राजस्व व्यय जो हो गया है उसमें से राजस्व प्राप्तियां को, जितनी प्राप्ति हुई थी उसको घटा देंगे तो राजस्व घाटा प्राप्त हो जाएगा।
प्रभावी राजस्व घाटा। यह शब्दावली केंद्रीय बजट 2012-13 में प्रारंभ हुई। प्रभावी राजस्व घाटा बराबर राजस्व घाटा यानी राजस्व घाटा में से पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन के लिए अनुदान, यानी राजस्व जो आपका घाटा हुआ है यानी आपने जो ज़्यादा खर्च कर दिया है उसमें से जो पूंजीगत परिसंपत्तियों यानी पूंजी आपने बना दी है यानी परिसंपत्तियों का निर्माण कर दिया, जैसे बिल्डिंग, एयरपोर्ट, किसी भी पुल या किसी चीज़ का निर्माण कर दिया है, तो उसका जो सृजन में जो अनुदान आपने दिया था उसमें जो पैसा लग गया है उसको घटा देंगे तो पता चलेगा कि आपका वास्तव में घाटा कितना है, क्योंकि वो आपके घाटे का हिस्सा नहीं है। अनुदान। राज्य और यूटीएस को मिलने वाला अनुदान। राज्यों इसमें शामिल किया है। राज्य को और यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेशों को जो मिलने वाला अनुदान है वो प्रभावी राजस्व घाटा है। यह वास्तव में केंद्र सरकार के उपभोग व्यय के लिए उपयोग की गई राजस्व प्राप्ति की राशि है, यानी केंद्र सरकार के जो ने उपभोग किया है यानी व्यय किया है और उसे जो प्राप्त हुई राशि है वही है। अब है प्रभावी घाटा। ये था प्रभावी राजस्व घाटा। अब प्राथमिक घाटा है। प्राथमिक घाटा यानी यह राजकोषीय घाटा और सरकार द्वारा ब्याज भुगतान का अंतर है। जो घाटे हुए हैं उनमें सरकार द्वारा ब्याज का भुगतान भी किया गया है, यानी ब्याज का अगर किसी को ब्याज चुकाया है तो वो प्राथमिक घाटा कहा जाएगा, क्योंकि वो ब्याज जो आपने चुका है वो आपने तो लिया नहीं था, वो तो पिछली सरकार ने लिया था। राजकोषीय घाटा में से माइनस सरकार द्वारा ब्याज यानी सरकार ने जो ब्याज चुका दिया है उसको घटा देंगे तो प्राथमिक घाटा निकाल आएगा। वह अवधारणा 1993-94 के बजट में आरंभ की गई थी। तो वर्तमान में सरकार को कितना घाटा हुआ वो एक मतलब क्लियर पता चल जाएगा। मौद्रीकृत घाटा। यह आरबीआई से केंद्र सरकार द्वारा नई मुद्रा के मुद्रण के माध्यम से ली गई उधारी को संदर्भित करता है, यानी केंद्र सरकार ने जो नई मुद्रा छपाई होगी आरबीआई से तो उधारी ली गई तो संदर्भित करता है। इसका आश्रय तब लिया जाता है, मतलब इस तरह का सहारा कब लिया जाता है, तब जब सरकार राजकोषीय घाटे का वित्त पोषण करने के लिए बाजार से उधार नहीं ले सकती, यानी उसे सरकार को पैसा पहुँचाना है और बाजार से उधार नहीं ले सकती तो आरबीआई से कहेगी कि सरकार के आप पैसे छाप दीजिए। घाटे की वित्त व्यवस्था। घाटे की वित्त व्यवस्था को सार्वजनिक ऋणों और नई मुद्रा के सृजन के माध्यम से बजटीय घाटे के वित्त पोषण के रूप में परिभाषित किया जाता है। सार्वजनिक जो ऋण है और नई मुद्रा के जो सृजन हुए हैं के माध्यम से बजटीय जो घाटे हैं के वित्त पोषण के रूप में उन्हें परिभाषित किया जाता है। अब घाटे की वित्त व्यवस्था का उद्देश्य। घाटे की वित्त व्यवस्था का उद्देश्य है मंदी के उपचार के रूप में कार्य करना, सब्सिडी देने के लिए, कुल मांग बढ़ाना, ब्याज के भुगतान करने के लिए, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की हानि पर नियंत्रण पाना। तो घाटे की वित्त व्यवस्था का उद्देश्य है और नियंत्रण पाना। इसके और भी हैं। गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम को लागू करना। घाटे की वित्त व्यवस्था के प्रतिकूल प्रभाव क्या हैं? तो मुद्रास्फीति में वृद्धि की संभावना है, बचत और निवेश पर प्रतिकूल प्रभाव है, असमानता के स्तर में वृद्धि की संभावना है, भुगतान संतुलन में घाटा है, यानी जब मुद्रा छाप देते हैं तो इस तरह की बातें सामने आती हैं। फिर उत्पादन की लागत में वृद्धि हो जाएगी। घाटे की वित्त व्यवस्था से के प्रतिकूल प्रभाव को
तब अधिक माना जाता है जब राजस्व व्यय की अधिकता हो, यानी आपने व्यय ज़्यादा कर दिया हो, प्राप्त कम हुआ हो, तो इस तरह की घाटे की वित्त व्यवस्था होती है। भारत में घाटे की वित्त व्यवस्था की स्थिति। भारत में पहली बार वर्ष 1969 में इस साधन का प्रयोग किया गया और तब से उच्चतर राजकोषीय घाटे से निपटने के लिए वर्ष 1991 तक यह एक नियमित परिघटना बन गया। तो घाटे की वित्त व्यवस्था 1991 तक बन गया था, लेकिन वर्ष 1991 के बाद भारत के घाटे की वित्त व्यवस्था पर अपनी निर्भरता को कम करने के लिए राजकोषीय समेकन के रूप में राजकोषीय सुधारों की ओर धीरे धीरे आगे बढ़ा। तो इस व्यवस्था को सुधारा भारत ने और स्थिति को सुधर गई वो। अब हम इस संबंध में वर्ष 2003 में राजकोषीय और बजट प्रबंधन अधिनियम भी बनाए गए। 3 में राजकोषीय प्रबंधन बनाए गए। अब है राजकोषीय समेकन। राजकोषीय समेकन वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से राजकोषीय घाटे को प्रबंधकीय स्तर तक कम करने का उपाय कर अर्थव्यवस्था के राजकोषीय स्वास्थ्य में सुधार लाया जाता है। राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम 2003। तो 2003 का जो अधिनियम बनाया है, इसमें है FRBM का उद्देश्य, यानी राजकोषीय उत्तरदायित्व बजट प्रबंधन अधिनियम का उद्देश्य केंद्र सरकार को राजकोषीय प्रबंधन तथा दीर्घकालिक बृहद आर्थिक स्थिरता में अंतरपीढ़ीगत समता सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार बनाना है। अधिनियम जो है ये केंद्र सरकार के ऋण तथा राजकोषीय घाटे की ऊपरी सीमा को निर्धारित करता है कि केंद्र सरकार के ऋण कितने हैं और राजकोष के घाटे कितने हैं, तो ऊपरी सीमा को निर्धारित करता है। वर्ष 2012 में यही वाला अधिनियम यानी राजकोषीय उत्तरदायित्व अधिनियम 2 प्रमुख विशेषताओं के साथ संशोधन किया गया। इसमें अधिनियम को राजस्व घाटे के स्थान पर प्रभावी राजस्व घाटे को लक्षित करना था, और प्रभावी राजस्व घाटा मतलब राजकोषीय घाटा में से पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन का जो व्यय है उसको घटा दिया जाता है। अब इस अधिनियम में क्या है, एक्ट FRBM एक्ट के तहत छूट यानी उत्तरदायित्व वाला जो नियम है, राजकोषीय उत्तरदायित्व बजट प्रबंधन अधिनियम। तो इस बजट प्रबंधन अधिनियम का तहत छूट क्या है, तो इसमें इस अधिनियम के तहत केंद्र सरकार कुछ आधारों पर हवाला देते हुए वार्षिक राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को पार किया जा सकता है। राजकोषीय जो घाटे हुए हैं तो उसको घाटे को पार कर सकती है, यानी घाटा हुआ है तो जैसे राष्ट्र की सुरक्षा हो गई हो, युद्ध हो गया हो तो घाटा हो जाएगा, और राष्ट्र की आपदा आ गई हो, कृषि का पतन हो गया हो या संरचनात्मक सुधार करने हो, तो इस तरह की समस्या आ सकती है। किसी तिमाही की वास्तविक उत्पादन वृद्धि में गिरावट, यानी वर्ष जो चल रहा है उसमें अगर 3 महीने तक लगातार गिरावट आ जाए तो उसे पिछले 4 तिमाहियों के औसत से कम 3% अंकों की कमी आ गई हो तो ऐसा करेंगे। तो अब है विनिवेश। विनिवेश का अर्थ है सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में सरकार की हिस्सेदारी बेचने की प्रक्रिया विनिवेश कहलाती है। सरकार राजकोषीय बोझ को कम करने या विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए धन जुटाने के लिए क्या करती है, विनिवेश का विकल्प अपनाती है। और रणनीतिक विनिवेश। रणनीतिक विनिवेश में सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई के शेयर के साथ ही प्रबंधन नियंत्रण का हस्तांतरण भी किया जाता है। तो प्रबंधन नियंत्रण करना होता है और हस्तांतरण करना होता है। जो प्रबंधन काम कर रहे होते हैं किसी कंपनी का, तो
शेयर की जो इकाई होती है, इकाई शेयर के साथ उसका नियंत्रण भी सौंप दिया जाता है, हस्तांतरित कर दिया जाता है। अर्थात स्वामित्व और नियंत्रण को किसी निजी क्षेत्र की इकाई को हस्तांतरित यानी निजीकरण टाइप का कर देना, विनिवेश कर दिया जाता है। इस प्रकार साधारण विनिवेश के विपरीत रणनीतिक विनिवेश एक प्रकार से निजीकरण है। अब इसके उद्देश्य क्या हैं, कैसे क्यों किया जाता है? तो राजकोषीय बोझ को कम करने के लिए, सार्वजनिक वित्त में सुधार करने के लिए, फिर निजी स्वामित्व को प्रोत्साहित करने के लिए कि निजी लोग आए काम करें उस क्षेत्र में, फिर आर्थिक यानी विकास कार्यक्रमों हेतु वित्त का प्रबंधन है। विकास कार्यक्रम चलाने हैं और पैसे नहीं हैं तो वो वित्त प्रबंधन के लिए, फिर बाजार में प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने के लिए, यानी वो कंपनी अगर अच्छी नहीं चल रही है, प्रतिस्पर्धा नहीं है तो उसके लिए भी कर सकते हैं विनिवेश। कर जीडीपी अनुपात, यह एक आर्थिक संकेतक है जो एक देश के कुल जीडीपी के मुकाबले उस देश के कुल कर संग्रह की मात्रा को दर्शाता है। इसे प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है, यानी देश में कुल जीडीपी के मुकाबले देश की कुल कर के संग्रह बताता है कि यानी जीडीपी कितनी बढ़ी है और कर संग्रह कितनी मात्रा में बढ़ा है या कितना है। यह अनुपात यह दिखाता है कि एक देश अपनी अर्थव्यवस्था में कितने प्रतिशत आय कर के रूप में जुटाती है। उच्च कर जीडीपी अनुपात आर्थिक समृद्धि और कर संग्रह में वृद्धि को दर्शाता है, यानी उच्च कर जब होगा तो जीडीपी यानी बड़ी होगी और कर का संग्रह भी बड़ा होगा। उच्च कर जीडीपी अनुपात यह संकेत देता है कि सरकार के पास अच्छे वित्तीय साधन हैं, और जबकि कम अनुपात वित्तीय अस्थिरता का कारण बन सकता है, जिससे सरकार को बाहर से उधारी लेने की आवश्यकता हो सकती है। प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी संवैधानिक निकाय है। ये प्रत्यक्ष कर बोर्ड संवैधानिक निकाय है। केंद्रीय राजस्व बोर्ड अधिनियम 1963 के माध्यम से इसे वर्ष 1963 में गठन किया गया था। केंद्रीय वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के अधीन है। ये केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड जो है वित्त मंत्रालय के अधीन है, वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के अंतर्गत है। अब सीबीडीटी प्रत्यक्ष करों से संबंधित नीतियों एवं योजनाओं के संबंध में महत्वपूर्ण इनपुट प्रदान करने के साथ साथ आयकर विभाग की सहायता से प्रत्यक्ष करों के संबंध में कानून को प्रशासित करता है। आयकर विभाग के माध्यम से प्रत्यक्ष कर कानूनों के प्रशासन के लिए जिम्मेदार बोर्ड है, यानी आयकर विभाग के माध्यम से प्रत्यक्ष कर कानून के लिए जिम्मेदार बोर्ड है। बोर्ड में एक अध्यक्ष होता है, 6 सदस्य होते हैं। अध्यक्ष की नियुक्ति कैबिनेट की नियुक्ति समिति द्वारा की जाती है, और चयनित सदस्यों का चयन भारतीय राजस्व सेवा IRS से होता है। कितना पढ़ना है? यहाँ पढ़ना है केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड। अब वो प्रत्यक्ष कर बोर्ड था, अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड भी है। तो इसे भी 1963 के तहत कार्य करने वाली एक वैधानिक प्राधिकरण है। इसे वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग का एक अंग है, और पूर्ववर्ती नाम इसका केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड था, पूर्ववर्ती नाम। और वर्ष 2018 में नया नाम इसे दिया गया, अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड, और पहले उत्पाद और सीमा शुल्क बोर्ड था। अब कार्य क्या है? लेवी और सीमा शुल्क संग्रहण, यानी केंद्रीय उत्पाद शुल्क, केंद्रीय माल और सेवा कर, यानी केंद्रीय माल और सेवा कर CGST, एकीकृत माल सेवा कर IGST के संग्रह तथा संबंधित कार्यों के संबंध में नीतियां बनाता है, यानी CGST IGST के संबंध में नीतियां बनाएगा। और बोर्ड में एक अध्यक्ष 6 सदस्य होते हैं। अध्यक्ष की नियुक्ति कैबिनेट की समिति द्वारा की जाती है। इसके जो सदस्य होते हैं IRS के अधिकारी होते हैं। फिर प्रवर्तन निर्देशालय, तो
मंत्रालय के तहत राजस्व अंतर्गत एक केंद्रीय जांच एजेंसी है। स्थापना 1956 में हुई। विदेशी मुद्रा विनिमय अधिनियम 1947 के तहत स्थापित है। मूल नाम इसका प्रवर्तन इकाई है और वर्तमान नाम 1957 में दिया गया। प्रवर्तन निदेशालय। 5 क्षेत्रीय कार्य समूह है इसमें मुंबई, चेन्नई, चंडीगढ़, कोलकाता, दिल्ली। और इसमें क्या है, जांच शक्तियां यानी राजनेताओं या सरकारी अधिकारियों का मुकदमा चलाने के लिए सरकार की अनुमति की आवश्यकता नहीं है, यानी राजनेताओं पर भी मुकदमा चला देगा ये प्रवर्तन निर्देशालय वित्त मंत्रालय के तहत। मुख्य कार्य मनी लॉन्ड्रिंग यानी अवैध धन को वैध करने के अपराधों और विदेशी मुद्रा कानूनों के उल्लंघन की जांच करता है। ये कौन? तो प्रवर्तन निर्देशालय। और इसका कार्य है निर्देश की नियुक्ति हेतु केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीय सतर्कता आयोग की अध्यक्षता में वित्त मंत्रालय, गृह मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण मंत्रालय के सचिवों की समिति की सिफारिश के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा इसकी नियुक्ति होती है। तो केंद्र सरकार के यानी जो गृह मंत्रालय, कार्मिक मंत्रालय यानी प्रधानमंत्री के अधीन आता है जो, तो उन सबकी सिफारिशों उनके सबके सचिव जो होते हैं, सचिव की सिफारिशों के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। प्रवर्तन निर्देशालय के प्रमुख का कार्य 2 वर्ष का होता है और हालांकि इसके कार्यकाल को 3 वर्ष तक विस्तारित किया जा सकता है, अर्थात कुल कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। और नियुक्ति केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम 2003 के तहत नियुक्ति अधिनियम जो है सतर्कता आयोग का 2003 के तहत की जाती है। वित्त आयोग भाग 12 में है, अनुच्छेद 280 में है। व्यय विभाग के अंतर्गत आता है ये वित्त आयोग और इसमें नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष के बाद होती है। तो राष्ट्रपति इसकी नियुक्ति करते हैं वित्त आयोग की। और इसमें प्रमुख कार्य जो है केंद्र एवं राज्यों के मध्य संबंधों के निर्धारण हेतु सुझाव एवं तथा केंद्र एवं राज्यों के मध्य करों के वितरण के संबंध में सुझाव देना है। तो केंद्र राज्यों को के मतलब वित्त कितना बंटना है इस संबंध में करों के माध्यम में सुझाव देता है। इसमें एक संरचना 1+4 की होती है, यानी एक अध्यक्ष होता है और ऐसा व्यक्ति जो लोक मामलों का ज्ञाता हो। और 4 अन्य मंत्री होते हैं, मतलब 4 सदस्य होते हैं इसके, जो जिसमें से 4 सदस्यों में से उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की अर्हता यानी उच्च न्यायालय की न्यायाधीश बनने की योग्यता वाला हो, या प्रशासनिक वित्त मामलों का विशेष ज्ञान रखने वाला हो, या अर्थशास्त्री या विशिष्ट ज्ञाता हो। सिफारिशों की प्रवृत्ति सलाहकारी यानी सिफारिशों की प्रकृति इनकी सलाहकारी होती है। तो 4 सदस्य होते हैं, सलाहकारी रूप में कार्य करते हैं। तो 5 सदस्यों वाला है ये क्या, वित्त आयोग, अनुच्छेद 280 में है। भारत के राष्ट्रपति वित्त आयोग के सदस्यों के कार्यकाल को निर्देशित करते हैं। सामान्यतः सदस्यों को 5 वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त किया जाता है, लेकिन कुछ विशिष्ट शर्तों के तहत सदस्यों को फिर से नियुक्त किया जा सकता है। 15वां वित्त आयोग अध्यक्ष इसके थे श्री N.K. सिंह और सचिव अरविंद मेहता। सदस्य जो थे अनूप सिंह, अशोक लहड़िया, ये सब थे। 25-26 के तहत अवधि के लिए 2020 में अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को दी इन्होंने। अब 16वां वित्त आयोग आ गया है, तो इसके अध्यक्ष जो हैं ये अभी के लिए जरूरी है, अरविंद पनघड़िया हैं इसके अध्यक्ष 16वें वित्त आयोग के। नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष हैं और ये सचिव हैं ऋत्विक रंजनम पांडे।
31 अक्टूबर 2025 तक अपनी रिपोर्ट देंगे, यानी 31 अक्टूबर में 2025 में अपनी रिपोर्ट देंगे। और 1 अप्रैल 2026 से 5 वर्ष के लिए सिफारिशें इनकी मानी जाएंगी और काम रहेगा इनका। 15वें वित्त आयोग की मूल सिफारिशों में क्या था? 2021 की अवधि के लिए केंद्र के करों में राजस्व का हिस्सा 41% करने का सुझाव दिया गया था, यानी केंद्र जो और राज्य को बांटेगी जो पैसा, उसमें 41% बांटने का सुझाव दिया था 15वें वित्त आयोग ने, और जो पिछली अवधि की तुलना में 1% कम था। फिर इसमें नवनिर्मित केंद्र शासित प्रदेश यानी जम्मू कश्मीर, लद्दाख को केंद्र सरकार द्वारा धनराशि देने के लिए 1% की गिरावट कर दी गई थी। तो यही कारण था कि उनको ज़्यादा दे सकें। इसमें बंटवारा इस तरह था कि केंद्रीय करों में प्रत्येक राज्य की हिस्सेदारी तय करने के मापदंड, यानी मापदंड इस तरह के थे कि आय के आधार पर, आय अंतर के आधार पर 50%, जनसंख्या 1971 के आधार पर 70% जनसंख्या के मतलब आधार रहेगा, और जनसांख्यिकी लाभांश जो होता है 10 मतलब जनसंख्या अधिक है तो क्षेत्र के अनुसार 15%, वन क्षेत्र यदि वन क्षेत्र में हुए तो उसमें 7.5%, जनसांख्यिकी प्रदर्शन अच्छा है तो उसके आधार पर था, टैक्स के प्रयास किए गए थे इस तरह के। प्रभावी प्रबंधन का स्थान, कर चोरी पर अंकुश लगाने और विदेशी कंपनियों की आवासीय स्थिति तय करने के लिए वित्तीय अधिनियम 2015 के तहत प्रभावी प्रबंधन का स्थान की अवधारणा प्रस्तुत की गई। कर चोरी पर यानी प्रभावी प्रबंधन का स्थान, कर चोरी पर अंकुश लगाने के लिए जो विदेशी कंपनियों की विदेशी कंपनियां उनकी आवासीय स्थिति तय करने के लिए वित्तीय अधिनियम 2015 के तहत प्रभावी प्रबंधन का स्थान की अवधारणा प्रस्तुत की गई थी। इसके तहत यदि किसी कंपनी के प्रबंधन का स्थान भारत में है और उसे भारतीय निवासी माना जाएगा और उसकी वैश्विक आय भारत में कर योग्य होगी, उसकी जो आय यानी विदेशी कंपनी की आय होगी और उसे में कर लगेगा। इसका उद्देश्य रूल कंपनियों पर अंकुश लगाना था। आधार क्षरण एवं लाभ हस्तांतरण, BEPS का तात्पर्य ऐसी टैक्स प्लानिंग रणनीतियों से है जिसके तहत टैक्स नियमों के अंतर और विसंगतियों का लाभ उठाकर कंपनियां अपने लाभ को किसी ऐसे स्थान या क्षेत्र में हस्तांतरित कर देती हैं जहां या तो टैक्स होता ही नहीं है, यदि होता भी है तो बहुत कम अथवा नाम मात्र का। तो कंपनी अपनी स्थापना ऐसी जगह कर देती हैं और जहाँ टैक्स बिल्कुल नहीं होता है, बहुत कम होता है, और फिर दूसरी जगह बेचती रहती हैं। इस क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियाँ या तो नहीं होती या मामूली आर्थिक गतिविधियाँ होती हैं। अब है विवाद समाधान योजना। तो केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा करदाताओं के लिए अपने आयकर विवादों को हल करने के लिए एक सुव्यवस्थित और कुशल मंच के रूप में विवाद समाधान योजना पेश की। वित्त मंत्री बजट 2021 में करदाताओं को कर विवादों के मामले में त्वरित राहत प्रदान करने के लिए विवाद समाधान योजना का पहली बार प्रस्ताव आया, और योजना का उद्देश्य मुकदमेबाजी को कम करने तथा करदाताओं के लिए तीव्र अधिक लागत प्रभावी समाधान उपलब्ध कराना है। इसमें वे मामले शामिल हैं जहां विवाद राशि 10 लाख रुपए से अधिक नहीं है और संबंधित वर्ष के लिए करदाताओं की आय 50 लाख रुपए से कम है, यानी करदाता है जो उसकी आय जो है 50 लाख रुपए से कम है, तो उनसे संबंधित विवाद हो जाए तो उनको हल करना है, और विवाद में अंतर्राष्ट्रीय समझौते से संबंधित जानकारी शामिल नहीं होनी चाहिए। अब है GAN का बजट, जेंडर बजट। तो प्रधानमंत्री के अनुसार G यानी गरीबी, Y यानी युवा, A अन्नदाता, ये नारी शक्ति के लिए अलग प्रकार का है। तो ये वाला रिवीजन यहीं समाप्त होता है।